तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संगम एज की। संगम एज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आप कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आप अगर ये वीडियो देख लोगे तो बचेगा नहीं। हमने नॉर्दर्न इंडिया पे फोकस करा था, सारी बातें पढ़ ली थी। अब हम साउदर्न के किंगडम्स पढ़ेंगे कि साउथ में कौन कौन से किंगडम्स उस समय पे हुआ करते थे। तो देखिए पहले साउथ को समझ लेते हैं। यहाँ पे विंध्य हिल्स हैं, ये आपको मिल जाएंगी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे ये जो जा रही है ये है नर्मदा, और इसके नीचे ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है इसे दक्कन कहा जाता है, दक्कन। और ये कृष्णा नदी के जो नीचे वाला एरिया है इसे फार साउथ बोला जाता है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं। फिर जो हमें तमिल लिटरेचर या फिर तमिल में जो किंगडम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे उनके बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो अशोक के एडिक्ट्स हैं, सेकेंड एडिक्ट एंड 13th एडिक्ट, वहाँ से हमें ये पता चलता है कि अशोका का जो किंगडम था वो यहाँ तक ही फैला हुआ था और उसके जो नेबरिंग स्टेट्स थी वो कौन कौन सी थी, चोला, पांड्यास, सत्यपुरा और सीलोन मानी श्रीलंका। ये सारी उसकी क्या थी, जो नेबरिंग टेरिटरीज हुआ करती थी अशोका के टाइम में, वो उसने सेकंड और अपने 13th जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो उसने लिखवा रखी हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स में। उसमें जो ग्रीक ऑथर्स थे जैसे मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इनके कोर्ट में भी था, तो उसने, स्ट्राबो ने, प्लिनी ने, प्टोलेमी ने भी इन सब के बारे में बताया है कि साउथ में किस तरह से किंगडम्स जो हैं वो एग्जिस्ट किया करते थे। अच्छा, एक हाथी गुम्फा आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। ये कहाँ देखने को मिलती है, उड़ीसा में, हाथी गुम्फा। ये कलिंग के जो राजा थे उस समय खारावेला, उनके द्वारा ये इंस्क्रिप्शन बनवाई गई थी और इसमें भी आपको तमिल किंगडम्स के बारे में देखने को मिल जाता है। फिर देखिए ज़्यादा तो हिस्ट्री में तमिल के बारे में, फार साउथ के बारे में जो किंगडम्स हैं वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जितना भी आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा वो आपको संगम लिटरेचर से देखने को मिलेगा। संगम लिटरेचर तमिल लिटरेचर की एक बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत ज़्यादा इसमें लिखा गया है और ये 300 BC से 300 AD के टाइम पीरियड में लिखा गया था और इसी को हम संगम पीरियड बोलते हैं। संगम क्या है, तो संगम कुछ नहीं है, बहुत सारे जो ग्रेट पोइट्स हैं उनकी एक असेंबलीज़ को ही संगम कहा जाता था और ऐसी 3 संगम हुई हैं जिनमें ये तमिल लिटरेचर लिखे गए हैं, ठीक है। और ये जो 3 संगम थी इन्हें पैट्रोनेज किस राजा ने दी, ये पांड्या के समय में एक किंग थे रमन, उन्होंने इन्हें पैट्रोनेज दी थी। उन्हीं के समय में ज़्यादातर ये जो लिटरेचर्स थी तमिल की वो लिखी गई, जिन्हें हम संगम लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। तो ये संगम आप समझ गए, संगम कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रेट पोइट्स की क्या होती थी, जो असेंबली होती थी जहाँ पे सब लोग मिलके कुछ लिटरेचर्स लिखा करते थे तमिल से रिलेटेड, वही संगम बोला जा रहा है और उसी को हम संगम पीरियड बोल रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे वो थे चोला, पांड्यास फार साउथ में बिल्कुल नीचे की तरफ, और चेरा जो आज का केरला वाला जो रीजन है वहाँ पे चेरा रूल किया करते थे। अच्छा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि BC और BCE में क्या डिफरेंस है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। CE और AD, CE जहाँ पे लिखा हुआ देखो वहाँ समझ जाओ कि वो AD ही है, ठीक। और ये तो आपको पता ही है, BC बिफोर क्राइस्ट, AD आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, और ये हुआ था 300 BC से लेकर के 300 AD तक। तो आप समझ जाओगे कि कौन सा टाइम पीरियड की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पांड्याज में जो किंग थे मैंने आपको बता दिया, उन्होंने संगम्स को फ्लोरिश करा और रॉयल पैट्रोनेज दी थी। संगम को मुछंगम भी कहते हैं तमिल में, और ये एकेडमी होती है तमिल पोइट्स की। सबसे पहली संगम हुई थी मदुरई में, दूसरी हुई थी कपादापुरम में और तीसरी फिर से मदुरई में हुई। जो थर्ड संगम थी वो उसे पैट्रोनेज किसने दी, तो पांड्या के राजा थे उस समय रमन, उन्होंने ही इसे पैट्रोनेज दी थी। अब इन जो संगम हुई तो उसमें कौन कौन से वर्क लिखे गए। अच्छा, ऐसा पहली संगम में तो ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे जो थे शिव जी ने इसे अटेंड करी थी, मतलब लोग ऐसी भी चीज़ें माना करते थे, लेकिन उनके जो भी लिटरेरी वर्क्स हैं वो सरवाइव नहीं करे, समय के साथ वो ढलते गए, गलते गए और वो बेकार हो गए और वो आज हमें देखने को नहीं मिलते। सेकंड संगम जो कपाटापुरम में हुई थी वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोइट्स ने अटेंड करी थी और यहाँ पे एक ही लिटरेरी वर्क आपको देखने को मिलता है, वो सरवाइव करा, उसका नाम है टोलका पीएम।
टोल का पीएम अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर है और सिर्फ यही सेकंड संगम में से निकला है, मतलब सेकंड संगम में से सरवाइव जिसने करा है वो सिर्फ एक ही लिटरेरी वर्क है, वो है टोल का पीएम। फिर जो थर्ड संगम हुई मदुरई में, जिसे पैट्रोनेज दी थी रमन ने, और उसमें से जो आपको पोएम्स देखने को मिलेंगी या लिटरेरी वर्क्स देखने को मिलेंगे या किताबें देखने को मिलेंगी, उनमें कौन कौन सी किताबें लिखी गई, तो एक किताब थी ईट टूट गई, एक थी पट्टू पट्टू, एक थी पाथिने किलकनाकू, एक थी सीलापतिग्रम और एक थी मनिगे मलाई। ये सारी आपको किताबें देखने को मिलती हैं थर्ड संगम में। अब इन किताबों के भी कई पार्ट्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले टोल का पीएम के बारे में बात करते हैं। टोल का पीएम एक वर्क है तमिल ग्रामर पर, ठीक। इसे किसने लिखा है? टोल का पीआर ने लिखा है। ये अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर है। ये उस समय की पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस जो क्या थी संगम पीरियड की, संगम पीरियड मतलब 300 BC से लेकर के 300 AD तक, उसके बारे में हमें पता चलता है इसी टोल का पीआर से, टोल का पीएम से, जैसे किसने लिखा है? टोल का पीआर ने लिखा है। अब इसके जो पार्ट्स हैं किताबों के, ईट टूट गई, ये किस समय आपको देखने को मिला? ये थर्ड संगम में जो किताब लिखी गई थी ईट टूट गई, उसी ईट टूट गई के कई पार्ट्स हैं, ये आप देख सकते हो। इन्हें याद रखने की ट्रिक है आपके पास एक, वो भी देख लेना। लेकिन पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पक्का रटनी ही रटनी पड़ेगी, अगर ये सारी ना रटने चाहो आप इनके पार्ट्स, लेकिन एक किताब का मतलब एक पार्ट ये पदीरा पट्टू जो कि चेरा से रिलेटेड है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पदीरा पट्टू में किसके बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो चेरास के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिलती है। और ये ईट टूट गई जो किताब है बहुत बड़ी, उसका एक पार्ट है पदीरा पट्टू। सारे किताब जो हैं मतलब सारे पार्ट कैसे याद रखोगे? ईट टूट गई की, तो उसके लिए मैंने आपको लिए एक ट्रिक बनाई है। एक नारी थी, उसका नाम था परी। वो एक बार पुराने पेड़ पे गई और पुराने पेड़ पे क्या लगे थे? काले अंगूर लगे थे। तो वो काले अंगूर तोड़ने गई, उसने जैसे ही अंगूर तोड़े उसे करंट लग गया और आग लग गई, ठीक है। और उसे क्या लग गई? आग लग गई। बस इसी ट्रिक से आप याद रखोगे और देख सकते हो। अगर जैसे कोई भी टेक्स्ट आएगा तो फिर जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा गया पुरानुरु, ये कौन सी किताब का एक पार्ट है पुरानुरु, तो आप यहाँ से देखोगे पुराना, और हमें फिर ट्रिक याद रखनी है कि पुराने पेड़ पे गई थी। अच्छा हाँ, तो पुरानुरु किसका हो गया? ईट टूट गई का ही पार्ट हो गया। फिर आपसे पूछा जाए कुरुंटो गई, ये किसका एक पार्ट है? तो कुरुंट से आ जाएगा करंट, और करंट से आपको याद आ जाएगा अच्छा ये ईट टूट गई का एक पार्ट है। फिर है कली लट्टो गई, तो ये काली से याद आ जाएगा। परी पडल, तो आप परी से हिसाब लगा लेना। तो ये ट्रिक बस आपको दिमाग में रखनी है कि ईट टूट गई के अंदर कितने पार्ट्स हैं। एक नारी है जिसका नाम परी है, वो एक पुराने पेड़ पे जाती है, वहाँ पे काले अंगूर को देख करके फिर वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है और उसकी वजह से उसे करंट लग जाता है, और करंट लगने की वजह से फिर उसे आग भी लग जाती है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं पट्टू पट्टू पे। पट्टू पट्टू के भी कई पार्ट्स हैं, ये आप देख सकते हो। इतने पार्ट्स पे याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। फिलहाल इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, लेकिन अगर इतने पार्ट्स ना याद रखना चाहो तो 2 पार्ट तो इसके याद रखने ही पड़ेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ कौन कौन से। एक तो है कुरिंजी पट्टू, सॉरी ये नहीं है, मदुरई कंजी। हाँ, मदुरई कंजी में पांड्यास के बारे में लिख रखा है, इसलिए आपको ये वाला पार्ट तो पक्का याद ही रखना है। और एक है पट्टिना पलाई, पट्टिना पलाई में चोलास किंगडम के बारे में दे रखा है, तो ये भी आपको पार्ट याद रखना है। ये किसके पार्ट हैं? पट्टू पट्टू के। और अगर सारे पार्ट्स आपको याद रखने हो तो उसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? एक मदुरई पेरम्परनू एक जगह है, उसमें एक मंदिर है पोरुना थिरु मुरुगन का, पोरुना थिरु मुरुगन का। वहाँ पे अगर अपना सिर अपना झुकाने जाओ तो कुरिंजी ले जाना, पुदीना ले जाना, मूली ले जाना, नेदुन बड़ाई ले जाना और मलाई पादुका ले जाना। और अगर ये नहीं ले गए तो आपकी पट्टू पट्टू होना फिर तय है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मदुरई कंजी, ये आप ऐसे याद रखोगे, माधुरी जो है वो क्या हो गई है? गंजी हो गई है।
और गंजी माधुरी जब हो गई है तो इसीलिए ये देखिए पांड्या है, पांड्या वाली टी शर्ट पहनी हुई है माधुरी, और ये गंजी हो गई है। बस इसी फिगर को ध्यान रखोगे और ये आपको याद रह जाएगा कि माधुरी गंजी किससे रिलेटेड है, ये पांड्या से रिलेटेड है। पता नहीं पिलाई चोला से रिलेटेड है, ये कैसे याद रखना है, पता नहीं पिलाई किसने, ठीक है, चोला भूल गए अपना, पता नहीं मुझे किसने पिला दी और मैं अपना चोला भूल गया वहीं पे, तो पता नहीं पिलाई किसने, पता नहीं पिलाई चोला से रिलेटेड है। ये ट्रिक्स बात कर ली हमने। अच्छा एक और ट्रिक है, मतलब जो थर्ड संगम में जितने भी आपके बग्स सर्वाइव करे, ई टूट गई करी, पट्टू पट्टू, पथना कलाकन, ये सीलापति ग्रामम, मनी की मलाई, इसे याद रखने की भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, जैसे एक पाथ पे आप जा रहे हो, सीला जा रही थी एक पाथ पे, ये सीला है, सीला की जवानी वाली, और इसे एक लड़का मारने लगता है। क्यों मारने लगता है, क्योंकि इसके हाथ में होती है एक मणि, है ना। पूरी स्टोरी समझिए फिर आप समझ जाओगे। अच्छा ये ट्रिक तो बहुत आसान है। सीला, जो कि सीला की जवानी वाली, वो इस पाथ पे जा रही होती है और इसे मारने लगता है ये लड़का। क्यों, क्योंकि इसके पास है मणि होती है, और इसकी क्या होने शुरू हो जाती है, पट्टू पट्टू, यानी पिटाई इसकी शुरू हो जाती है। और ये मारता है किससे, ये ईंट से मारता है, और जो ईंट होती है वो टूट जाती है। बस इसी से आपको जितनी भी किताबें थैल संगम में लिखी गई थी वो याद हो जाएंगी सिर्फ इस फिगर को देख करके। कौन कौन सी मेजर किताब लिखी गई थी, ईंट टूट गई, जिसके बहुत सारे पार्ट हमने देखे, ये टूट गई है ना, वो नारी परी वो वाले। फिर हमने देखा मणि थी इसके हाथ में, तो मणि के मलाई, इसकी क्या हो रही थी, पट्टू पट्टू, तो ये भी याद हो गया आपको। और फिर पथे पे इसे किल कर दिया गया, पति किल कनाकू, ये भी एक टेक्स्ट था। और सीला पथ पे जा रही थी, उसे मारा, और ये गरम तो हॉट तो ये है ही, सीला की जवानी, तो ये सीलापति गरम। बस इतने ही आपको याद रखने, ईंट टूट गई, मनी के मलाई, पट्टू पट्टू, पथिकेल कनाकू और शिलापति ग्रामम। ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये आपको कब देखने को मिलेंगे, थर्ड संगम में फ्लोरिस्ट हुए थे, थर्ड संगम में किताबें लिखी गई। फिर इनकी छोटे छोटे मेजर पार्ट्स हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें किंगडम के बारे में जानकारी दे रखी है, चेरा चोला पांड्या के बारे में, वो याद रखने हैं। ये तीन आपको मेजरली ध्यान रखने हैं, बाकी आप चाहे याद करो या ना करो। अच्छा इसमें भी जो ईंट टूट गई और पट्टू पट्टू है वो क्या है, नरेटिव टेक्स्ट हैं, और उसे तमिल में बोला जाता है मेल कनाकू। बाकी के जो टेक्स्ट हैं जैसे पथिकेन कलाकू, सीलापति ग्रम और मनिगे मलाई, ये जो हैं डिडक्टेड टेक्स्ट हैं, इन्हें बोला जाता है किले कनाकू। और पट्टू पट्टू मैंने आपको बता दी शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस हैं, एक जैसे पैराग्राफ में या प्रोज में इस तरह से शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं, जिन्हें हम इडल बोलते हैं, और इडल से ही बना है इडली, तो इसीलिए इडली वहाँ पे बहुत फेमस है, ठीक है, क्योंकि पट्टू पट्टू में ये इडल पाए जाते हैं। और 10 पार्ट हैं पट्टू पट्टू के। ईंट टूट गई के कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट्स हैं। फिर पथिकेन कनाकू के ये 18 पार्ट्स हैं। ये सारे पार्ट्स आपको याद नहीं रखने हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा फिर ईंट टूट गई और पट्टू पट्टू जो नरेटिव टेक्स्ट हैं, जिन्हें मेल कनाकू भी कहा जाता है ना, तो इसमें जो लव की जो पोएम्स होती हैं, जिन स्टोरीज़ में लव के बारे में बताया जाता है, उसे हम कहते हैं अहम। और जिनमें बैलर के बारे में, जिसमें राजा के शौर्य के बारे में या बहादुरी के चर्चे होते हैं, उन पोएम्स को बोला जाता है पूरम। तो ये भी आपको याद रखना है कि अकम या अहम क्या होता है, इसमें लव के बारे में बताया जाए, जो पोएम्स लव के बारे में हों। और पूरम क्या होता है, जो बैलर बहादुरी के चर्चे जिसमें हों, वो पूरम होता था। ये ईंट टूट गई पट्टू पट्टू की बात करी। पथिकेन कलाकू को आप एक पोएम आपको इसमें याद रखनी है, तिरुकुरल। ये ट्रक से आप याद रख सकते हो कि पाथ पे क्या चल रहा है, ट्रक चल रहा है, तो पथिकेन कलाकू में क्या है, ट्रक कुराल। इसे किसने लिखा है, तिरुवल्लुवर ने, और इसका भी बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, तो ये याद रहेगा, ठीक। अच्छा ये सीलापति ग्रामम और मनिगे मलाई ये क्या हैं, एपिक्स हैं, यानी स्टोरीज़ हैं। और ये जैसे रामायण महाभारत अपने नॉर्थ इंडिया में चलती है, वैसे ही साउथ इंडिया में सीलापति ग्रामम
और मनी की मलाई को बहुत मान्यता दी जाती है, बहुत ये पढ़ी जाती हैं। इसमें जो स्टोरीज़ हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो अभी आगे चल के बताऊँगा। पहले हम बात करते हैं शिलापति ग्रामम की। तो शिलापति ग्रामम में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कन्नगी, और एक लड़का होता है कोवलम। तो कोवलम और कन्नगी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कोवलम कुछ दिनों बाद माधुरी के पास चला जाता है कन्नगी को छोड़ करके, और वहाँ पे माधवी से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद इनका बच्चा भी हो जाता है, कोवलम और माधवी का बच्चा भी हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद इसे कोवलम को रियलाइज़ होता है कि मैंने कन्नगी के साथ गलत करा, तो ये फिर से कन्नगी के पास जाता है, और फिर से कन्नगी के पास जाता है तो इनके पास कुछ ज़्यादा रुपया बचता नहीं है, और समय ये चोला किंगडम में होते हैं। तो ये अपना सब जो घर बार है सबको छोड़ करके कन्नगी और कोवलम कहाँ चले जाते हैं, इनके जो नीचे वाला जो किंगडम है यानी पांड्या किंगडम में रह के बसते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं, पांड्या किंगडम में चले जाते हैं। वहाँ पे अब इनके पास पैसा नहीं रहता है, तो कन्नगी क्या बोलती है कि मेरी पायल ले जाओ और इसे बेच दो और थोड़ा सा मनी अरेंज करके लाओ। तो कोवलम जब इसे पायल को बेचने जाता है तो उस समय जो रानी थी पांड्या किंग की, उनकी भी पायल खोई रही थी, तो उस पायल को ज़्यादा ढूंढा जा रहा था, और कोवलम की जो पायल थी वो थोड़ी सी उससे मैच कर रही थी। तो इसी वजह से कोवलम को वहाँ पे तुरंत मार दिया, और ज़्यादा पूछताछ करी नहीं उस राजा ने कि कहाँ से आए हो क्या है, और उसने तुरंत ही कोवलम को मार दिया। फिर जो कन्नगी थी, ठीक है, ये पांड्या किंगडम में चली गई, और जब कन्नगी को पता चला कि कोवलम को मार दिया गया है, तब कन्नगी इनके राजा के पास जाती है और कहती है कि आपने बिना सोचे समझे ऐसा क्यों कर दिया, मेरी पायल अलग है, आपकी रानी की पायल अलग है। बाद में जब पता चलता है कि हाँ वाकई में ये पायलें दोनों अलग थीं, तो इस राजा को भी बहुत ठेस पहुँचती है। ये आर्यन उस समय राजा होता है, आर्यन पढ़ाई के दंता नेदुचिलियन, ठीक है, नेदुचिलियन, ये आर्यन वाला ये होता है राजा उस समय। तो बड़ा ही ये अपसेट होता है, और कन्नगी श्राप देती है कि तुम्हारी जो कैपिटल है मदुरई वो भी जल जाए, और बाकी में पूरी कैपिटल जल जाती है, और राजा को भी श्राप देती है कि तुम भी मर जाओ, और राजा भी उस टाइम पे मर जाता है। तो ये जो स्टोरी है पूरी तरीके से संपन्न होती है शिलापति ग्रामम की। और शिलापति ग्रामम में एक टच देखने को मिलेगा आपको जैनिज्म का। जब ये कन्नगी और कोवलम आते हैं चोला किंगडम से पांड्यव किंगडम में, तो इन्हें एक सपोर्ट देता है जैन मॉन्क। जैन मॉन्क इन्हें रास्ता दिखाता है। अच्छा, माधवी को तो इसने छोड़ ही दिया था, तो माधवी फिर ऐसे ही रहती है, इसका बच्चा भी हो जाता है, वो चोला किंगडम में भी रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जो पांड्या किंगडम में उस समय राजा थे आर्य पढ़ाई केदंता, इन्होंने आर्यन की मार लगाई थी। आर्यन को मारने वाला कहा जाता था इन्हें, आर्यन पढ़ाई का दंता, नेदुचेलियन, नेदुचेलियन भी इनका नाम था। तो ये जो शाहरुख खान का बेटा है उससे आप याद रख सकते हो कि अच्छा ये आर्यन उस समय था जब कन्नगी और कोवलम का मैटर हुआ था, ठीक है। तो मदुरई को इन्होंने शाप दिया था कन्नगी ने, और ये मदुरई भी जल के राख हो गई थी, पूरी जो सिटी थी वो पूरी जल के राख हो गई थी। तो ये हमने कहानी सुनी शिलापति ग्रामम वाली। ये बहुत ज़्यादा चलती है, जैसे आजकल अपने रामायण और महाभारत जैसे यहाँ पे फेमस है, वैसे ही वहाँ पे शिलापति ग्रामम और जो मनी की मलाई इपिक्स हैं वो वहाँ पे बहुत फेमस हैं। अच्छा, शिलापति ग्रामम को लिखा किसने था? अब जब कन्नगी पांड्या किंगडम में भी जा चुकी है, चोला में तो सबसे पहले वो रहती थी, है ना, फिर वो भाग के पांड्या किंगडम में आई जहाँ पे उसके पति की जान ले ली गई। फिर वो शरण लेती है चेरा किंगडम के पास में। अब वो कहाँ जाती है? चेरा किंगडम में जाती है, और उस समय वहाँ के राजा होते हैं चेरान सेंगुटुबन, ठीक है। इनकी संगत बहुत ही अच्छी है, इसलिए इनका नाम है सेंगुतुबन। और सेंगुतुबन के समय में वहाँ पे जाकर के रहती है, ठीक है। 2nd सेंचुरी की बात है ये लगभग। और इनके जो भाई हैं इलांगो अडिगल, तो इलांगो अडिगल इनके भाई हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है शिलापति ग्रामम। ये जो किताब है शिलापति ग्रामम ये इन्होंने ही लिखी थी। जो कन्नगी ने अपनी पूरी स्टोरी बताई और मैं इस तरह से आई हूँ, इस तरह से मेरा नाम है, तो इनके भाई इलांगो अडिगल ने ही ये स्टोरी लिखी थी। और इन्होंने ही पत्नी कल्ट की शुरुआत कराई। सेंगुतुबन जो राजा थे चेरा के, इन्होंने पत्नी कल्ट की शुरुआत कराई। मतलब इन्होंने बोला कि अगर पत्नी होनी चाहिए तो वो कन्नगी की तरह ही होनी चाहिए, ठीक है। परस्यू कन्नगी एज द आइडियल वाइफ इन तमिलनाडु। और बहुत सारे राजा सभी लोग फिर पत्नी कल्ट को स्वीकार करने लगे और कन्नगी की मूर्ति बना के वहाँ पे पूजा होने लगी थी।
अच्छा, एक और स्टोरी है, एक और एपिक्स है मनी की मलाई, जो कि तमिल लिटरेचर में बहुत ज़्यादा फेमस है। वो भी चोला किंगडम से रिलेटेड है। उसमें स्टोरी में क्या है कि एक वुमेन होती है, चलिए हम वो बाद में पढ़ते हैं। ये बेक्चू बन जाती है वुमेन, है ना। इसके जो राजकुमार होते हैं ये बहुत प्यार करते हैं इससे। फिर ये दूसरा भेष धारण करके लोगों की मदद करती है। ये जो इसका पॉट है ये कभी भी खाली नहीं होता है। तो ये जितना भी फैमाइन वगैरह आती है वहाँ पे, तभी लोगों की बहुत मदद करती है। फिर बाद में भी कुछ होता है, पूरी स्टोरी हम बाद में इसकी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसको यहीं पे अभी स्किप कर रहे हैं। अच्छा, ये सेकंड सेंचुरी की बात हो रही है, जब ये शिलापतिग्रामम लिखी गई थी इलांगो एडिगल के द्वारा। तो ये एडी की बात हो रही है, नॉट बीसी, ये याद रखना। ये सेकंड सेंचुरी एडी की बात हो रही है, मतलब बहुत बाद में ये शिलापतिग्रामम लिखी गई थी। ये इलांगो एडिगल ने लिखी है शिलापतिग्रामम, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें किसकी स्टोरी है? कनगी की और कोवलम की ये स्टोरी है। और मनी की मलाई किसने लिखी है? मनी की मलाई इन्होंने लिखी है। इसे आप मनी से आप सट्टा को रिलेट कर पाओगे और इनका जो आंसर है वो आप लगा पाओगे। तो तमिल कंट्री की सारी जो हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं वो हमें संगम लिटरेचर से ही देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं एक एक किंगडम की। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेरा किंगडम। चेरा जो इस समय केरला है वहीं पे हुआ करता था चेरा किंगडम। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में एक पुगलूर इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ से हमें पता चलता है चेरा किंगडम के बारे में। चेरा कहाँ पे रूल करते थे? केरला के पास करते थे। इनकी जो पोर्ट्स हुआ करती थी उस समय, एक तो मुजरी पोर्ट थी और एक तोंदी पोर्ट थी। कैसे याद रखेंगे पोर्ट? ये देखिए तोंद है ना, और ये तोंद पे क्या आ रही है? ये सी सिप आ रही है। तो यहाँ से आपको तोंदी सी पोर्ट आपको ध्यान रह जाएगा, ये चेरा के समय में होती थी। और ये मुजरा कर रही हैं ऐश्वर्या राय सिप के ऊपर बैठ करके। तो ये भी एक सिप पोर्ट थी, मुजरीस। किसके समय में? चेरा के समय में। और चेरास की जो कैपिटल हुआ करती थी वो करुबार या फिर बांजी हुआ करती थी। बांजी भांजी से याद रख सकते हैं, ठीक है। कि चेरा की जो कैपिटल थी वो भांजी थी। पुगलूर इंस्क्रिप्शन याद रखना है, फर्स्ट सेंचुरी एडी में देखा गया पुगलूर इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, वहीं से आपको चेरास के बारे में पता चलता है। फिर पुगलूर इंस्क्रिप्शन में कौन कौन से चेरास का वर्णन है? तो वो कार्टून का वर्णन है। सभी जो कार्टून वाले कोअटन सेल, पेरूम कोअटन को, कार्टून को, इलान को, ये सारे जो चेराज हैं इनका वर्णन आपको किसमें देखने को मिलता है? पुगलूर इंस्क्रिप्शंस में। फर्स्ट सेंचुरी एडी के जितने भी किंग्स हैं वो सारे इसमें बताए गए हैं। ये तो खैर फेमस नहीं है, जो भी पुगलूर इंस्क्रिप्शंस में लिख रखा है जिनका नाम किंग्स का, वो इतने फेमस नहीं है। अब हम फेमस वाले जो चेरा सिंह हैं उनकी हम बात करते हैं। तो फेमस वाले कौन कौन से हैं? एक है पेरुम सोरू उड़ियान चेराल लथन। चेरा लथन तो समयू में होगा, तो इसे तो याद मत रखो। फिर दूसरे हैं इमाया, बरम्बम, नेदुम और ये चेरा लथन। चेरान सेंगुडवान ये सेकंड सेंचुरी एडी में है। इनके भाई कौन है? इलांगो एडिगल। और यही क्या लिखते हैं? शिलापतिग्रामम जैसी किताब लिखते हैं। चेरान सेंगुडवान के समय में ही कनगी क्या है इनके राज्य में आकर के रहने लगी थी। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फेमस है, ठीक है। ये देखिए चेरान सेंगुडवान, ये कनगी है, कनगी इनके राज्य में आकर के रही थी। सेकंड सेंचुरी एडी की बात बता रहा हूँ। और इनके भाई इलांगो एडिगल जिन्होंने शिलापतिग्रामम लिखी है। उसके बाद चेरान सेंगुडवान के बारे में बताया बोला जाता है कि मिलिट्री अचीवमेंट्स इनके बहुत अच्छे थे। इन्होंने हिमालय में एक एक्सपेडिशन भेजी थी और बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडियन जितने मोनार्स थे उन्हें डिफीट भी कर दिया था इन सेकंड सेंचुरी। इन्होंने पत्नी कल्ट की शुरुआत कराई थी। कन्नगी की जो वर्शिप होती थी एज द आइडियल वाइफ इन तमिलनाडु शुरू हो गई थी। और उस समय जब पत्नी कल्ट की शुरुआत तो आई तो इसे पैट्रोनेज देने गजबाहू भी आए थे, गजबाहू सेकंड फ्रॉम श्रीलंका। जब शुरुआत करने की इन्होंने सेरेमनी करी तो बहुत ज़्यादा प्रिंस आए थे, इंक्लूडिंग गजबाहू सेकंड फ्रॉम श्रीलंका। ये पैट्रोनेज देने, ये देखिए गजबाहू याद रखेंगे गज से, और ये आपको याद रहेगा कि ये पैट्रोनेज दे रहे हैं पत्नी कल्ट को। ये क्या है? कनगी है।
और कनगी ये हाथ में देखो पायल पकड़ी अपने, ये वही पायल है जो उसने कोवलम को दी थी। तो ये गजबाहु सेकंड याद रखेंगे, श्रीलंका से आए थे उसी समय में जब इन्होंने पत्ती कंठ की शुरुआत करी। अब हम बात करते हैं चोलास के बारे में। देखिए चोलास के बारे में जो वर्णन है वो हमें तमिल लिटरेचर कौन से देखने को मिलता है, वो है पटेना पलाई, जो पट्टू पट्टू का एक पार्ट है, वहाँ से हमें ये देखने को मिलता है। और इसे आप रजनीकांत से याद रखो, क्योंकि चोला के जो राजा थे बहुत ही महान हुआ करते थे, वो बहुत सारे बैटल्स लड़ा करते थे, उन्हें कोई भी हरा नहीं पाता था। ये कौन सी नदी के बीच में रूल कर रहे थे, पेन्नार और बेल्लार नदी, यहाँ से पेन्नार नदी ऐसे करके जाती है और यहाँ से बेल्लार, तो ये इनका किंगडम यहाँ पे फैला हुआ था। आज की त्रिची डिस्ट्रिक्ट से साउदर्न आंध्र प्रदेश तक चले जाओ, इतना बड़ा इनका किंगडम था। उनकी जो कैपिटल थी उदयपुर, वो किसके लिए फेमस थी, कॉटन ट्रेड के लिए फेमस थी। तो चोला जब ये इलारा, इनका नाम था इलारा, सबसे पहले जो किंग हुए चोला के 2nd सेंचुरी AD में, तो उन्होंने 50 साल तक यहाँ पे राज करा और इन्होंने जो श्रीलंका क्या है, श्रीलंका को उन्होंने कॉन्कर्ट करा। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका को जीत लिया था, आप देख सकते हो ऐसे करके ये श्रीलंका है, उन्होंने क्या करा था, श्रीलंका को जीत लिया था चोला ने। फिर इनके बाद करिकाल आएंगे चोला किंग। तो करिकाल जब आए तो करिकाल ने जो अपनी कैपिटल थी वो पुहार में शिफ्ट करी। पुहार एक सी पोर्ट भी है और न्यू कैपिटल भी थी करिकाल की। ठीक है, करिकाल फाउंडेड पुहार एंड कंस्ट्रक्टेड 160 किलोमीटर ऑफ एम्बैंकमेंट अलॉन्ग कावेरी रिवर। तो ये पुहार जो न्यू कैपिटल है कावेरी नदी के किनारे है, बिल्कुल देखिए कावेरी नदी जा रही है और ये कावेरी नदी के बिल्कुल किनारे है। और इन्होंने 12,000 स्लेब्स ऐसा बोला जाता है कि श्रीलंका से आए थे और उन्होंने यहाँ पे काम करा था और ये कावेरी से एक एम्बैंकमेंट यहाँ पे बनाई थी, एक दीवार बनाई थी ताकि कावेरी नदी का पानी इसके अंदर ना घुस पाए। तो ये हैं करिकाल चोला रूलर। इनसे पहले कौन थे, इलारा। इलारा ने ही श्रीलंका को कॉन्क्योर करा था। और उसके बाद कौन आए, करिकाला। ये 2nd सेंचुरी AD वाले जितने भी चोला किंग हैं या फिर आपके चेरा किंग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। फिर करिकाला की अर्ली लाइफ और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, ये कौन सी किताब में लिखी हैं, पतिना पिलाई में। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मदुरई कंजी, ये पांड्या के बारे में बताती है किताब, और पट्टू पट्टू के ये पार्ट्स हैं। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार बैनी का बैटल हुआ और बैनी के बैटल में एक चोला ये कौन से चेरा के किंग थे, ठीक है, और एक पांड्या के किंग थे और 11 माइनर चीफियंस थे वहाँ पे। इन सब ने मिलकर करिकालों के ऊपर अटैक करा और फिर भी ये लोग क्या थे, सब लोग मिलके भी इसे नहीं हरा पाए और ये हार गए। इन द बैटल ऑफ बेनी द माइटी कॉन्फेडरेसी कंसिस्ट ऑफ चेरास, पांड्यास और 11 मेजर चीफियंस वाज डिफीटेड। और जब ये डिफीट हो गए, जब ये हार गए, तो फिर जो इनका जो राजा था चेरास का, उसने बत्तई कुरुतल को मतलब प्रैक्टिस करा था। बत्तई कुरुतल क्या होता है, जब कोई राजा हार जाता था किसी भी युद्ध में तो उसके बाद वो मरता था, लेकिन भूखा रह करके, बहुत दिनों तक ये भूखा रहेगा, कभी भी खाना नहीं खाएगा। फिर स्टार्विंग टिल डेथ, स्टार्विंग टिल डेथ को ही क्या कहते हैं, बत्तई कुरुतल कहते हैं। यानी कि पूरी तरीके से भूखा रहना है और फिर आपको मरना है। तो ये क्या है, चेरा, जिसमें बत्तई कुरुतल प्रैक्टिस को करते हैं बाद में। तो ये चोला इसके बारे में कहाँ पे लिखा है, पटिना पलाई ये किताब है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि बैटल ऑफ बेनी में चेरास, पांड्यास और 11 माइनर चीफियंस मिलकर के आए थे और उन्होंने करिकाला पे अटैक करा था, लेकिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए और हार का मुख देखना पड़ा। एक बार एक बाही परंदलई एक बैटल हुआ था, उसमें भी 9 माइनर चीफियंस ने मिलकर के क्या करा था, करिकाला के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ये भी उसे नहीं हरा पाए थे, है ना, करिकाला को नहीं हरा पाए थे ये लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी बात किस में लिखी है, पटिना पलाई में लिखी है, चोला रूरल करिकाला के बारे में। तो करिकाला ने जब इतने सारे ने सबको हराने के बाद चेरास को हरा दिया था, चेरास को, पांड्यास को हरा दिया था, जो 11 माइनर चीफियंस थे उन्हें भी हरा दिया था। उसके बाद उन्होंने
तमिल कंट्री का ओवरलॉर्ड खुद को घोषित कर दिया था करिकालन ने। उन्होंने बोला था पूरी तमिल कंट्री का कौन हूँ मैं, ओवरलॉर्ड हूँ। अच्छा, किंगडम ऑफ पांड्यास, पांड्यास के किंगडम में देख लेते हैं। अभी हमने चोला का देखा, इससे पहले हमने चेरास का देखा। चेरास ने संगुटवान में पत्नी कल्टी की शुरुआत कराई, और यहाँ पे कौन थे, एलारा थे चोला किंगडम में। एलारा के बाद कौन आए, करिकाला है, और करिकाला ने कई बैटल्स में पांड्यास और चेरास को हराया, जैसे बैटल ऑफ बेनी, बैटल ऑफ परिंदा पलाई। और उनकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उनकी जो बातें हैं, वो कौन से में उसमें किताब में लिख रखी हैं, तो पतिना पलाई में लिख रखी हैं चोलास की बातें हैं। चेरास की बातें कौन सी किताब में लिख रखी हैं, वो लिखी हैं पदु रूपा पुटई, इस किताब में लिख रखी है। अब हम बात करते हैं पांड्यास की। तो पांड्यास की जो कैपिटल थी वो मदुरई थी। चेरास की कैपिटल कौन सी थी, भांजी। और इसकी जो कैपिटल थी चोलास की, ये पुहार थी, पुहार। पुहार से पहले जो चोलास की कैपिटल थी वो कौन सी थी, एक बार देख लेते हैं। तो चेरास से करिकाल से पहले इलारा के समय में, हाँ वो थी उरैऊर, उरैऊर थी, ठीक है। चोलास की कैपिटल, चोलास की कैपिटल पहले थी उरैऊर। ये किसके लिए फेमस थी, ये कॉटन के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए ज़्यादा फेमस होती थी। अब हम बात करते हैं पांड्यास की। पांड्यास ने साउदर्न तमिलनाडु में रूल करा था, सबसे नीचे की तरफ आप देख सकते हो। और ग्रीक एम्बेसडर मेगस्थनीज ने बोला था कि जो पांड्यास का जो किंगडम था वो पर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। पांड्यास के समय में जो एक पोर्ट था कोरकई, वो भी ऐसा बोला जाता है कि वो पर्ल्स के लिए बहुत जाना माना पोर्ट हुआ करता था। फिर पांड्यास के समय में सबसे पहला जो राजा हुआ वो हुआ नेडियोन। फिर उसके बाद ये मुदुकुमुदी पेरुवलदी। तीसरा जो राजा था रमन। रमन के समय में आपको पता ही है, थर्ड संगम एज के समय में, थर्ड मुचंगम या थर्ड संगम एज के समय में इसने पैट्रोनेज दी थी। फिर आर्य पढ़ाई, आर्यन एक राजा था जिस कन्नगी के समय में, ठीक है, उसने उसके कन्नगी के हस्बैंड कोवलम को मारा था। तो इसे कहा जाता था वन हु वॉन विक्ट्रीज ओवर द आर्यन फोर्सेस। जो आर्यन फोर्सेस को हराता है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है, उसे आर्यन पढ़ाई केरनता कहा जाता है। उसका दूसरा नाम नेदुचेलियन भी खात था, ठीक। फिर ये देखिए पांड्या क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो एक राजा ये भी था तलियाल लंगाटू, ये भी क्या था, पांड्या का राजा था तेलियाल लंगाटू। तेलियाल लंगनम एक तंजोर है, और तंजोर पे इसने एक बैटल था उसे जीता था, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा तालिया लंगाटू। ये हमेशा ताली बजाता रहता था, इसने एक बैटल जीत लिया था वहाँ पे तंजोर के आसपास, तो इसी वजह से बस वो ताली ही बजाता रहता था। एक और राजा था ओगीरा, यूं गिरा पांड्या। ये देखिए गिर रहा है पांड्या, तो इसी वजह से उसका नाम था यूं गिरा पांड्या। तो ये सारे पांड्या के राजा हैं, और ये आपको याद रखना है कि किसके समय में कौन सी चीज़ हुई थी। इनके समय में थर्ड संगम हुई थी, इनके समय में कन्नगी के हस्बैंड को मारा गया था, और इनके समय में तालियां जो बजा रहे हैं, इनके समय में तंजोर, तंजोर तो था उसे, उसके जो है बैटल जीत लिया गया था वहाँ पे, ठीक। ओगिरा ये भी आपको याद रखना है, लास्ट में ये पांड्या किंग हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पांड्या के बारे में अभी ऐसा बोला जाता है एंटायर तमिलनाडु पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ तलियंगाटो। जो लास्ट जो पांड्या किंग है नेदुचेलियन, जो तालियां बजाते रहते थे, तालिया गनाटू, तो उनके समय में ऐसा माना जाता है कि पूरी तमिल कंट्री पे किसका हक था, पांड्यों का हक था। तंजोर पे भी बैटल इन्होंने जीत लिया था। युगरा पर ये भी एक पांड्या हैं, युगरा। उसके बाद पट्टू पट्टू में जो एक पार्ट है मदुरई कंजी, मैंने आपको बता दिया वो किससे रिलेटेड है, पांड्या से रिलेटेड है। ये से कैसे याद रखेंगे, एक फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें माधुरी दीक्षित किसकी टी शर्ट पहनी हुई है, पांड्या की टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, और उन्होंने अपनी कंजी करा रखी है।
कंजी। तो मदुरई कंजी किससे रिलेटेड है? पांड्या से रिलेटेड। मदुरई कंजी किसने लिखी थी? मंगूड़ी मुर्तुनार ने लिखी थी। डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पांड्या कंट्री इंक्लूडिंग द फ्लोरिशिंग सी पोर्ट ऑफ कोरकई। कोरकई जो सी पोर्ट थी उसमें, इसमें भी, उसके बारे में भी ये बात लिखी गई थी। और पांड्या की कैपिटल कौन सी थी? मदुरई। चोलास की कैपिटल पहले थी उरैयूर, बाद में उनकी कैपिटल कौन सी हो गई? पूहार। किसके समय में? करिकल के समय में। इनकी कैपिटल कौन सी थी? भांजी। और पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई। और उस समय जो सी पोर्ट था पांड्यास के पास, वो कौन सा था? कोरकई। कोरकई किसके लिए फेमस है? पर्ल के लिए। पूरा पांड्या किंगडम किसके लिए फेमस है? पर्ल के लिए। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये भी आप पढ़ लें। ये वाली किताब जो है ये ऑप्शनल वाले हिस्ट्री लोगों के लिए है, लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़नी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक बार पोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से पोर्ट वहाँ पे हुआ करते थे चोला किंगडम में, पांड्या किंगडम में या चेरा किंगडम में। तो चेरा किंगडम में सबसे पहले देखो यहाँ पे एक पोर्ट था कोट्टायम। कौन सा था? कोट्टायम। एक पोर्ट आपको दिख रहा है पेरियार नदी पे, ये पेरियार नदी जा रही है, और यहाँ पे जो पोर्ट दिख रहा है उसका नाम है मुचेरी या फिर मुजीरी। तो ये मुजरा वाला पोर्ट है, यानी चेरा किंगडम के समय में हुआ करता था, ये पेरियार नदी के ऊपर था। मुचेरी जो पोर्ट था वो कौन से नदी के ऊपर था? वो था पेरियार नदी के ऊपर। फिर एक ये टेंडिस या टोंडी जो पोर्ट है वो भी चेरास के समय में हुआ करता था। फिर ये देखिए कोरकई। कोरकई किसका पोर्ट था? तो ये था पांड्या के समय में ये पोर्ट था कोरकई। और किसके लिए जाना जाता था? पर्ल इंडस्ट्रीज़ के लिए, पर्ल फिशरीज़ के लिए। एक टूटीकोरिन भी पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये मॉडर्न टाइम्स में एक पोर्ट है नीचे तमिलनाडु में। फिर आप देखोगे एक पोर्ट यहाँ पे है पुहार। पुहार ये किसके समय में था? चोला किंगडम के समय में हुआ करता था, और ये कावेरी नदी के ऊपर था। इसे कावेरी पट्टनम भी बोलते थे। क्या बोलते थे? कावेरी पट्टनम। ये है निरपेयारू, ये भी एक पोर्ट था। निरपेंद्र से याद रखेंगे, निरपेंद्र सर। ये पोर्ट किसका था? तो ये भी चोला का होगा। कावेरी पट्टनम तो चोला का था ही। फिर अरिकामेडू, ये आंध्र प्रदेश में, नहीं सॉरी, अरिकामेडू ये भी तमिलनाडु में ही है। और ठीक है, अरिकामेडू ये भी एक सी पोर्ट है, और ये भी किसके समय में होगा? चोला के समय में ये हुआ करता था। तो इतने सारे हमने पोर्ट देख लिए। पोर्ट बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सारे बता दिए। अब देखिए पूछ रहा है विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, घंटासाला, कदुरा, चौल, ये क्या थे? तो ये क्या थे? पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। ये भी पोर्ट हुआ करते थे। कौन से? कदुरा, चौल और घंटासाला। ये किसके समय हुआ करते थे? गुप्ता डायनेस्टी के समय हुआ करते थे। गुप्ता डायनेस्टी आंध्र रीजन में हुआ करते थे, कदुरा और घंटासाला। कावेरीपट्टनम, पुहार तो आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें पता हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अगर कि पेरियार नदी के ऊपर कौन सा डैम है, सॉरी कौन सा पोर्ट है, तो अभी हमने देखा था मुजिरी या मुचेरी। ये जो पोर्ट था ये किसकी नदी पे था? पेरियार नदी के ऊपर था। भारूच और लोथल ये जो पोर्ट थे ये गुजरात में हुआ करते थे। कलिकत कोलकाता वाला पोर्ट है। अरिकामेडू ये तमिलनाडु में हुआ करता था। मुजेरीज ये चेराज में हुआ करता था केरला में। पूमपुहार ये चोला किंगडम में तमिलनाडु में हुआ करता था। और टूटीकोरिन भी तमिलनाडु में, ठीक है। ये कदुरा, चौल, घंटासाला ये सब कहाँ थे? आंध्र प्रदेश में पोर्ट हुआ करते थे, कदुरा, चौल, घंटासाला। फिर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी पोर्ट इन इंडिया। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। बोल रहा है देयर आर 4 मेजर, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है इसमें, ठीक है। अब हम पोर्ट टॉपिक को भी इसमें पूरा कवर कर लेंगे, ताकि पोर्ट से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है
तो वो भी आपका ना छूटे। तो प्रेजेंट की बात हो रहा है कि देयर आर 4 मेजर एंड 25 माइनर सी पोर्ट्स इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है भाई, मेजर जो सी पोर्ट हैं वो हैं 12 और माइनर जो सी पोर्ट हैं वो हैं 200। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द मेजर पोर्ट्स आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री है कोई, उसके अंदर मेजर पोर्ट्स कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। माइनर पोर्ट्स रेस्पेक्टेड स्टेट मैरीटाइम बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 एंड 3। ये हो गया 2 एंड 3। देखिए जो 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं उसमें से 12 हैं गवर्नमेंट आउंड और एक है प्राइवेट, और 205 नोटिफाइड माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रैपिंग को हैंडल करते हैं। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। ठीक है, 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं जिसमें इसे एक क्या है, प्राइवेट आउंड है। मेजर पोर्ट्स आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, तो 2 वाला क्या है, सही है। माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स किसके द्वारा करे जाते हैं, जो भी स्टेट मिनिस्ट्रीज होती हैं, आंध्र प्रदेश की, गोवा की, गुजरात की, जहाँ जहाँ पोर्ट हैं, तो वो इसे हैंडल करते हैं माइनर वाले को। तो इसीलिए स्टेट मैरीटाइम बोर्ड जो हैं वो माइनर पोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था इस बार, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कामराज और पोर्ट। फिर बोला है कि फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। देखिए कामराजर पोर्ट ये किधर है, कामराजर पोर्ट ये एन्नोर पोर्ट है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये पब्लिक कंपनी की तरह ये रजिस्टर्ड हो चुका है, पहला पोर्ट है ऐसा, पब्लिक कंपनी में रजिस्टर्ड हो चुका है। मतलब इसके आप शेयर्स जो हैं वो आप ले सकते हैं शेयर मार्केट पे जा कर के, वो होती है पब्लिक कंपनी। तो उसी तरह से ये पोर्ट जो है रजिस्टर्ड हो चुका है। इसमें जो 67% शेयर्स हैं वो किसके हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही हैं। मुंड्रा पोर्ट बोल रहा है कि लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ये भी बात ठीक है। मुंड्रा पोर्ट जो है वो अडानी ग्रुप प्लस स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला ग्रुप ने इसे बनाया है और यही लोग इसे करते हैं। ये प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है और सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। सबसे बड़ा अगर मेजर पोर्ट पूछा है तो वो मुंबई है। विशाखापट्टनम पोर्ट के लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, तो ये गलत है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट देखा जाए तो नेहा बासेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, JNPT। ये वाला जो पोर्ट है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला गलत, ये दोनों सही। 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। तो ओनली 2 पेयर्स इसका आंसर ठीक हो जाएगा, है ना, ओनली 2 पेयर्स। ये देख लीजिए, कामराजा पोर्ट लोकेटेड इन इन्नोर इन तमिलनाडु इज़ द ओनली कॉरपोरेट पोर्ट ऑन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। कॉरपोरेट पोर्ट है यानी कि एक पब्लिक कंपनी है, लेकिन ये ऑन्ड किसके द्वारा करी जाती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑन करी जाती है। इसमें 67% क्या हैं, शेयर्स हैं। कामराजा पोर्ट लिमिटेड वाज फॉर्म्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट के अंदर ये इसे लाया गया था। हाँ ये भी बात है। देखिए जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं वो सभी किसके अंदर, कौन से एक्ट के अंदर इसे एडमिनिस्टर किया जाता है, तो ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट है। मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 का, उसके अंदर ये सब कंट्रोल करे जाते हैं। लेकिन इसमें से एक पोर्ट ऐसा है जो इस एक्ट के अंदर नहीं आता, वो आता है कंपनीज एक्ट के अंदर, और वो यही वाला है एन्नोर पोर्ट या कामराजर पोर्ट। ये किसके अंदर आता है, कंपनीज एक्ट के अंदर आता है, जब ये 2001 में खोला गया था। एन्नोर पोर्ट कोरमंडल कोस्ट पे है, 18 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई पोर्ट। चेन्नई से 18 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो इट इज़ फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया विच इज़ ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बनने वाला पहला पोर्ट है।
कामराजर पोर्ट लिमिटेड इज द ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट एंड इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। सिर्फ ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है ये, ठीक है, और ये कंपनी की तरह क्या हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है ऐसे कि ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट ये कौन सा है, तो ये है हमारा एन्नोर पोर्ट या कामराजर पोर्ट। ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट, ये आप याद रखना। फिर लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया इज मुंड्रा पोर्ट लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, हैंस पेयर 2 इज करेक्ट। इसका मतलब पेयर 2 क्या है, करेक्ट है। इट्स owned एंड ऑपरेटेड बाय अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ। मुंड्रा पोर्ट is one of the major port in India and has been crucial for the country's trade due to its capacity to handle a high volume of cargo। मुंड्रा पोर्ट भी एक मेजर पोर्ट है इंडिया में और कंट्रीज़ के ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कार्गो हैंडल करता है। मुंड्रा पोर्ट किसने बनाया है, अडानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड मिलकर इन्होंने बनाया है। मुंड्रा पोर्ट इंडियाज़ बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट बाय वॉल्यूम, ये मत पढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा इंडिया का, ऐसे CGL में पूछा गया था, तो आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट क्या है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। फिर पोर्ट्स के बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। देखिए इंडिया की जो पोर्ट्स हैं वो एक्जिम कार्गो यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्गो है उसमें से 95% का जो काम है वो पोर्ट्स के द्वारा ही होता है बाई वॉल्यूम अगर देखा जाए, और 68% बाई वैल्यू ये कौन करता है, पोर्ट ही करते हैं ये काम। 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट मैरीटाइम बोर्ड्स के अंदर आते हैं, ये तो देख ही लिया था, ये भी देख लिया था पहले ही। मेजर पोर्ट कौन से एक्ट के अंदर आते हैं, तो वो हैं मेजर पोर्ट रजिस्टर एक्ट 1963। लेकिन जो एन्नोर पोर्ट या कामराजर पोर्ट है वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है। ये पब्लिक कंपनी में रजिस्टर्ड किया गया है और ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है। क्या है, ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट। नॉन मेजर पोर्ट या माइनर पोर्ट्स ये कौन से एक्ट के अंदर आते हैं, तो ये इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के हिसाब से ये गवर्न करे जाते हैं। महानदी के ऊपर एक पोर्ट है पारादीप पोर्ट, याद रखना, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है और ये कौन सी नदी के ऊपर है, महानदी के ऊपर। ये पहला मेजर पोर्ट है जो ईस्ट कोस्ट पे बनने वाला पहला मेजर पोर्ट था इंडिपेंडेंस के बाद। जब हमारी आज़ादी मिली 1947 में तो उसके बाद हमने एक पोर्ट ओपन करा पारादीप पोर्ट उड़ीसा में महानदी के ऊपर, और ईस्ट कोस्ट पे बनने वाला ये पहला पोर्ट था आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर आगे बात करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट की। ये इंडिया का ओल्डेस्ट शिपयार्ड है आफ्टर, आप देख सकते हो मेरे ख्याल से मुंबई। इंडियाज़ डीपेस्ट मेजर पोर्ट लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक में डीपेस्ट मेजर पोर्ट पूछा है तो वो कौन है, विशाखापट्टनम है। ठीक, वैसे भी इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम ही है। ठीक, टूटीकोरिन पोर्ट ये पर्ल फिशरी के लिए जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कोरकई पोर्ट जो था पांड्या के समय में हुआ करता था, और तभी पांड्या किंगडम किसके लिए जाना जाता है, पर्ल फिशरीज़ के लिए जाना जाता है, जिसका काम ये किसने बताया था, मेगास्थनीज ने बताया था। और टूटीकोरिन पोर्ट में भी किसका काम होता है, पर्ल फिशरीज़ का काम होता है। इसे BO चिदम्बरम पोर्ट भी बोला जाता है। ये कहाँ पे है, सॉरी तो हमने देख लिया टूटीकोरिन पोर्ट, ये पर्ल फिशरी की जाना जाता है, और पुराने समय में ही शायद हो सकता है कि इसे कोरगई बोला जाता हो, जो कि उसमें पांड्या किंगडम का एक पार्ट था। ये गुल्फ ऑफ मन्नार में है ना टूटीकोरिन पोर्ट। और वंदे भारत मिशन जो हुआ था जिसमें इंडियंस को लाया गया था, समुद्र सेतु जो अभियान चलाया गया था वो इसी पोर्ट के तहत चलाया गया था। एन्नोर पोर्ट, कामराजर पोर्ट मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट एंड ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है ना।
ये क्या है, एक पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ये उसके अंदर आता है। ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के अंदर नहीं आता है। पब्लिक कंपनी है और 67% जो स्टेक हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। अच्छा, वेस्ट कोस्ट में चले जाओ। ऐसे ही इंडिया है, ये वाली जो होती है ये वेस्ट कोस्ट होती है। तो वेस्ट कोस्ट में सभी नेचुरल पोर्ट हैं, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है उसे छोड़कर सभी पोर्ट क्या हैं, नेचुरल हैं। ईस्ट कोस्ट पे चले जाओ, मतलब इस कोस्ट पे तो यहाँ आपको इन्नोर, चेन्नई और टूटीकोरिन, ये जो तमिलनाडु वाले पोर्ट्स हैं जितने भी, इन्नोर हो गया, चेन्नई हो गया और टूटीकोरिन हो गया, ये आर्टिफिशियल पोर्ट हैं। और बाकी जितने भी हैं वो नेचुरल हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम वगैरह, ये सब नेचुरल हैं। दीनदयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। ये कांडला क्रीक गुल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है। मुंबई पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट पोर्ट है साइज के हिसाब से अगर देखो तो। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और हम बात कर लेते हैं थोड़ी कांडला पोर्ट के ऊपर। कांडला पोर्ट कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। और ये कैसा होगा, नेचुरल पोर्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया एक ही है सिर्फ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे जो कि आर्टिफिशियल है, बाकी सब क्या हैं, नेचुरल हैं। दीनदयाल पोर्ट इसका दूसरा नाम है। ये 1950 में बनाया गया था, जस्ट आफ्टर पार्टीशन। आफ्टर पार्टीशन क्या, वो कराची जो पोर्ट था वो पाकिस्तान के पास चला गया। अब जितना भी सामान ट्रेड वगैरह होती थी वो मुंबई पोर्ट से करी जाती थी, तो इसी वजह से कांडला पोर्ट बनाया गया था ताकि मुंबई वाले में थोड़ा सा सामान कम हो सके, वो ज़्यादा बिजी ना हो, इसी वजह से कांडला पोर्ट बनाया गया था। इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट रहा है ये 2020 से 21 में। मुंड्रा पोर्ट के बाद में सबसे जो सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट था वो कांडला पोर्ट रहा था। मुंड्रा पोर्ट ये प्राइवेट पोर्ट है। और मेजर पोर्ट में कहेंगे तो मेजर पोर्ट में इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट यही रहा था 2020 से 21 में। क्रूड ऑयल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जितना भी कार्गो ट्रैफिक होता है उसमें से 50% क्या है, क्रूड ऑयल ही यहाँ पे आता है और जाता है। ठीक, क्रूड ऑयल का जो ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा होता है कांडला पोर्ट में। फिर हम बात करते हैं मुंड्रा पोर्ट की। एक प्राइवेट पोर्ट है, जैसे किसने बनाया है, अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कंपनी एक मिलके उसने बनाया है। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट रहा है ये 2020 से 21 में। देखिए, बिजिएस्ट पोर्ट की बात कर रहे हैं, मेजर पोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेजर पोर्ट में आ जाएंगे तो इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रहा था ये वाला कांडला पोर्ट रहा था। लेकिन वैसे एट ऑल की बात कर रहे हैं, सभी पोर्ट में से प्राइवेट या फिर मेजर या गवर्नमेंट वाले सब मिला दो तो उसमें जो सबसे बिजिएस्ट रहा वो मुंड्रा पोर्ट रहा। इंडिया का जो लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट था वो भी यही था। लार्जेस्ट कोल इंपोर्ट टर्मिनल भी इसी के पास है, मतलब सबसे ज़्यादा जो कोल इंपोर्ट होता है वो मुंड्रा पोर्ट से ही करा जाता है। फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नेहा वासेबा पोर्ट भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न शोर ऑफ एलिफेंटा आइलैंड, ये एलिफेंटा आइलैंड के थोड़ा सा शोर पे लगता है ये वाला पोर्ट। इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ये मैंने बता दिया था। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी यही है। फिर मुंबई पोर्ट देख लेते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है बाई साइज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, मुंबई पोर्ट है। और सेकंड ओल्डेस्ट है आफ्टर कोलकाता बहुत पुराना पोर्ट है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बना था और उसके बाद ये मुंबई पोर्ट बना है। ये भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था मुंबई पोर्ट को। आयरन ओर जो एक्सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा मुर्मागांव से होता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट ये कर्नाटका में है। 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला ये पोर्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट। कोची पोर्ट, इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं और ये कहाँ है, केरला में है। अच्छा, बोला जाए ओल्डेस्ट और ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट तो वो कौन सा होगा, श्यामा प्रसाद या कोलकाता पोर्ट जो है वो है ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है। एकमात्र रिवराइन मेजर पोर्ट कौन सा है, कोलकाता वाला पोर्ट है। और सबसे ओल्डेस्ट भी कोलकाता वाला पोर्ट ही है। फिर देखिए अपनी एनसीईआरटी है 12th क्लास की, उसमें भी ये पोर्ट्स के बारे में दे रखा है तो वहाँ से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें 12 मेजर पोर्ट, 185 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स की बात करी गई है। मेजर पोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, माइनर पोर्ट को कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती हैं। ठीक है, ये बता दिया था।
ये जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ये 75% कंट्री का जो ट्रेड है, ओशियनिक ट्रैफिक है, उसे ये देखते हैं। ये भी बात हमने कर ली थी। फिर जब पार्टीशन हुआ तो कराची पोर्ट कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और जो चिट्टागोंग पोर्ट था वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश में चला गया था। इसी वजह से ये सारे पोर्ट बनाए गए थे। कांडला बनाया था वेस्ट में। एक डायमंड हार्बर बनाया गया था कोलकाता के पास में, रिवर हुगली के ऊपर इन द ईस्ट। ये दोनों डेवलप हुए थे। ये आप इनकी लोकेशन आप देख सकते हो, ठीक है। विशाखापट्टनम देख सकते हो आप, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सबसे डीप पोर्ट है। चेन्नई, ये क्या है? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, सबसे ऊपर की जगह पे। और टूटीकोरिन भी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कोची, ये केरला में पड़ता है। मैंगलोर कर्नाटका में। मुर्मागोवा, ये गोवा में पड़ता है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में पड़ेगा। कांडला, ये देखिए गुल्फ ऑफ कच्छ में पड़ रहा है, गुजरात में। कोलकाता और हल्दिया, ये वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। पारादीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। प्रीवियसली जो डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन इन पोर्ट का काम था वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास था, लेकिन अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी ये काम दिया जा रहा है। इनके मॉडर्नाइजेशन का और इनकी जो भी डेवलपमेंट है पोर्ट्स का, वो कर सकते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी। कांडला पोर्ट गल्फ ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। मुंबई पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर था उसे रिड्यूस करने के लिए कांडला पोर्ट बनाया गया था। द पोर्ट इज स्पेशली डिजाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर। द ऑफशोर टर्मिनल एट बादिनार हैव बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर एट कांडला पोर्ट। और एक टर्मिनल भी बनाई गई है बादिनार के पास में, वो भी कांडला पोर्ट का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए बनाई गई है। यही सारी चीज़ें हैं। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री ऑफ द हिंटरलैंड वुड बी डिफ़िकल्ट। देखिए कोई भी हिंटरलैंड की जो बाउंड्री होती है वो हमेशा आप याद रखो, उसकी कोई भी डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है हिंटरलैंड की। हिंटरलैंड क्या है? जैसे कोई पोर्ट है, मान लीजिए गोवा का कोई पोर्ट है, अब वो कौन कौन सी स्टेट को सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सी स्टेट्स का सामान वहाँ पे आता है। तो महाराष्ट्र का आता है, ऊपर चले जाओ गुजरात का आता है, नीचे कर्नाटका का आता है। तो वो क्या हो गई? उसकी हिंटरलैंड हो गई। और हिंटरलैंड की कोई भी बाउंड्री जो है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। हिंटरलैंड ओपन पोर्ट में ओवरलैप विद अदर, ऐसा हो सकता है कि एक पोर्ट की जो हिंटरलैंड है वो दूसरे पोर्ट से ओवरलैप कर जाए। तो इसलिए ज़्यादा हिंटरलैंड पे आप ध्यान नहीं देना। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया मेरे नोट्स से, उसी से काम हो जाएगा। ये आपका पोर्ट्स का सब निपट गया। ठीक है, सैटेलाइट पोर्ट क्या होता है? सैटेलाइट पोर्ट एक मेजर पोर्ट का एक उससे रिलेटेड होता है। जैसे कोलकाता पोर्ट एक बड़ा पोर्ट हो गया, और विशाखापट्टनम, पारादीप पोर्ट और हल्दिया, ये सब क्या हो गए? उसके सैटेलाइट पोर्ट हो गए, ठीक। हिंटरलैंड मैंने आपको बता दिया, इसकी बाउंड्री जो है फिक्स नहीं होती है। और नेबरिंग लैंडलॉक कंट्री जैसे भूटान और नेपाल को भी ये सपोर्ट करता है, कौन सा? कोलकाता पोर्ट। यही सब इसमें देखा। आप क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े और। इसमें तो बोला बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सी पोर्ट। ओपन सी पोर्ट यहाँ पे मुंबई है, चेन्नई ओपन सी पोर्ट नहीं है, विशाखापट्टनम भी ओपन नहीं है, हल्दिया भी ओपन नहीं है। विशाखापट्टनम तो पता है आपको लैंडलॉक्ड है ना। चेन्नई भी आपको ओपन नहीं मिलेगा, और हल्दिया भी आपको ओपन नहीं मिलेगा, ये भी बहुत अंदर को है। देखिए थोड़े से एमसीक्यूज हम कर लेते हैं रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड, है ना, क्योंकि पोर्ट्स भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और पोर्ट्स भी मैं इसी वीडियो में आपको कवर कर देता हूँ, जिससे आपके 2 नंबर तो संगम वाले पक्के हो जाएं, और 2 नंबर अगर पोर्ट से आता है तो भी आपको क्वेश्चन पक्का हो जाए। और क्वेश्चन पक्का ही आना है, संगम से भी आना ही है इस बार, और पोर्ट से भी आना ही है। तो देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज एन ओपन सी पोर्ट। ओपन सी पोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो मुंबई सी पोर्ट है वो एक ओपन सी पोर्ट है। हल्दिया भी नहीं है, चेन्नई भी नहीं है, और विशाखापट्टनम भी नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कोलकाता पोर्ट इज़ ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट का मतलब क्या है? एकमात्र रिवराइन पोर्ट कोलकाता पोर्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है। ओनली मेजर रिवराइन मेजर पोर्ट कौन सी है? कोलकाता है, और ओल्डेस्ट भी कोलकाता है।
द पोर्ट ऑफ कोचीन इज लोकेटेड ऑन बिलिंगटन आइलैंड, ये भी बात ठीक है, केरला में बिलिंगटन आइलैंड के ऊपर ये कौन सा पोर्ट है, कोचीन का पोर्ट है, ठीक है। महाराष्ट्र के पास 3 मेजर पोर्ट्स हैं, ये वाला गलत हो जाएगा, नया वासेवा या कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट, ये 2 ही पोर्ट हैं जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। फिर है मुंड्रा पोर्ट इज़ इंडियाज़ मेजर पोर्ट इन द प्राइवेट सेक्टर, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। मुंड्रा पोर्ट एक मेजर पोर्ट है और प्राइवेट सेक्टर यानी अडानी ग्रुप ने उसे मेंटेन कर रखा है और उसे उसके ऑनर कौन है, अडानी ग्रुप वाले ही उसके ऑनर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए एक बार, बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन ककाटिया किंगडम, ककाटिया किंगडम में इनमें से कौन सी पोर्ट थी। तो देखिए काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम और नेल्लोर। इसका आंसर है मोटुपल्ली। ये किसके समय में थी, ककाटिया के समय में ये पोर्ट थी। ककाटिया किंगडम में आंध्र प्रदेश में पोर्ट थी। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा भी होती है, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम होती है, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर होती है। और आंध्र प्रदेश की और मैं पोर्ट आपको बताऊं तो जैसे अभी हमने पढ़ा था घंटाशाला, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कदरू, जैसे हमने पढ़ा था चौल, ये सब जो थी ये सी पोर्ट थी किसके समय में, गुप्ता डायनेस्टी के समय में। और ये भी कहाँ होती थी, आंध्र प्रदेश में ही होती थी। काकीनाडा भी, मछलीपट्टनम भी और नेल्लोर भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में ही है। लेकिन इसका आंसर क्योंकि पूछा है काकटिया किंगडम से कौन से रिलेटेड है, तो वो होगी मोटुपल्ली। और मार्को पोलो ने भी अपने अकाउंट्स में लिख रखा है इसके बारे में, मोटुपल्ली के बारे में। किसने लिख रखा है, मार्को पोलो ने। तो नेम भी मिलता जुलता है इन दोनों का, ककाटिया किंगडम से रिलेटेड है। अच्छा, मछलीपट्टनम किसके समय में थी, तो मछलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में ही है पहली बात तो। और ये गोलकोंडा में जब किसका शासन था, जब बहामनी किंगडम ख़त्म हो गया था और सभी अपने अपने इंडिपेंडेंट हो गए थे और कुतुब शाही डायनेस्टी का उस समय राज था, तब ये वाली पोर्ट जो थी वो उस समय शुरू हुई थी। नेल्लोर पोर्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। ये किसके समय में थी, कृष्णपट्टनम पोर्ट भी कहते थे। और ये कृष्णदेव राय जो विजयनगर एम्पायर के सबसे इम्पॉर्टेंट राजा हैं, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर हैं विजयनगर एम्पायर के, सबसे पावरफुल रूलर हैं, उनके समय में ये नेल्लोर पोर्ट हुआ करती थी, कृष्णपट्टनम पोर्ट। और ये डीपेस्ट पोर्ट भी है इंडिया की, क्या है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। काकीनाडा एक माइनर पोर्ट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही, तो उसे इतना नहीं देखना है, बस याद रखना है मछलीपट्टनम गोलकोंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी का राज था तब थी। नेल्लोर पोर्ट या कृष्णपट्टनम पोर्ट भी बोलते हैं इसे, ये कृष्णदेव राय जब विजयनगर एम्पायर के थे तब ये पोर्ट वहाँ पे हुआ करती थी। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन से नेचुरल पोर्ट हैं इंडिया के, चेन्नई, अब देखो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, ये वाली जो वेस्टर्न कोस्ट है इस पे सिर्फ एक ही पोर्ट जवाहरलाल नेहरू वाला वो आर्टिफिशियल है, बाकी सब क्या हैं, बाकी सब है नेचुरल। तो देखो कोची ये केरला में वेस्टर्न कोस्ट पे ही है और ये क्या हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। ईस्टर्न कोस्ट पे जो तमिलनाडु वाले पोर्ट हैं, तमिलनाडु वाले, वो सारे कैसे हैं, वो हैं आर्टिफिशियल। यानी चेन्नई भी क्या है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, इसलिए चेन्नई वाला हो जाएगा रॉन्ग, पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग रॉन्ग। बात करते हैं टूटीकोरिन, ये भी तमिलनाडु में है और ये भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, यहाँ पे नेचुरल पूछा है इसलिए गलत हो जाएगा। विशाखापट्टनम, हाँ ये ठीक हो जाएगा, ये क्या है, नेचुरल पोर्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 4। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, लिखा है कृष्णपट्टनम पोर्ट, तुरंत लगा दो, कृष्णपट्टनम पोर्ट पता है हमें, ये नेल्लोर पोर्ट भी कहते हैं इसे, नेल्लोर पोर्ट। और ये कृष्णदेव राय जब रूलर थे, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तब ये पोर्ट एग्जिस्टेंस में आई थी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी पोर्ट? पारादीप सी पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी सी पोर्ट है, डायमंड हार्बर कोलकाता में है, धमरा जो है वो एक सी पोर्ट नहीं है। इसमें पूछा है ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, दैट इज कोलकाता। ये ओल्डेस्ट भी है और ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है, मेजर पोर्ट ये है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट टू बी कनेक्टेड टू सी बाई ए लॉन्ग नेविगेशन चैनल? कौन सी स्टेट्स ने अभी ऐसा करा है कि लॉन्ग नेविगेशन चैनल के थ्रू वो एक पोर्ट से कनेक्ट हो सकती हैं? तो इसका आंसर है राजस्थान। तो कर्नाटक तो पहले से ही वहाँ पे पोर्ट हैं, ठीक, तो ये हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ तो किसी हाल में नहीं लग रहा कि ये किसी तरह से कनेक्ट हो सकता है। आंध्र प्रदेश पहले से यहाँ पे पोर्ट हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग है आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट, तो वो राजस्थान ही होगा, ठीक। या आप ऐसे गैस भी कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है वहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मोर देन 2 मेजर पोर्ट्स? 2 पोर्ट से ज़्यादा। महाराष्ट्र में एक तो मुंबई हो गई और एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गई। वेस्ट बंगाल में कोलकाता हाल दिया, तो ये नहीं हो सकते, 2 हो गए। उड़ीसा में सिर्फ एक ही है पारादीप पोर्ट, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? तमिलनाडु। कौन कौन से यहाँ पे? टूटीकोरिन है, ठीक है, एन्नोर या कामराजर है, एन्नोर का नाम है कामराजर। और एक पोर्ट कौन सी है? चेन्नई, ठीक। ये 3 पोर्ट यहाँ पे लाई करती हैं। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पूमपुहार, मुचेरी, ये तो हमने पढ़े लिया, ये क्या थे? पोर्ट्स थे। कोरकई किस समय में था? कोरकई ये पांड्या किंगडम के समय में पोर्ट था और ये पर्ल फिशरीज़ के लिए जाना जाता था। कहाँ पे था? तमिलनाडु में ये था। पूमपुहार या पुहार कह लो या इसे बोल दो कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं इसे, कावेरी पट्टनम, ये चोला के समय में था। और कौन से चोला ने बनवाया था? करिकाल चोला ने। यहाँ 12,000 स्लेब्स आए थे श्रीलंका से, ठीक है। पुहार ये चोला के समय में, ये कहाँ पे था? ये भी तमिलनाडु में था। मुचेरी ये चेरा के समय में हुआ करता था एक पोर्ट, और ये कहाँ पे था? ये केरला में था, केरला में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे चाबहार पोर्ट के बारे में बताइए। चाबहार पोर्ट, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान टू अफगानिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, यही वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इंडिया यहाँ पे है, ये आपका मान लीजिए पाकिस्तान है, इतना एरिया, ये आपका क्या है? ईरान है, और यहाँ पे अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान है, ये ईरान हो गया, ये हो गया पाकिस्तान। अब इंडिया को अगर अफ़गानिस्तान में जाना है तो एक तो रास्ता ये है कि पाकिस्तान से ऐसे क्रॉस करके जाओ, या तो इंडिया के पास रास्ता ये है कि यहाँ पे एक चाबहार पोर्ट बना दो, ईरान पे सामान उतारो और फिर ईरान से ऐसे करके अफ़गानिस्तान पे आप अप्रोच कर सकते हो बिना पाकिस्तान को छुए हुए। तो पाकिस्तान को ओवरकम करने के लिए ये चाबहार पोर्ट बनाया था, और यही वाला इसका रीज़न जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज़ नॉट करेक्ट? ठीक, इंडिया हैज़ 12 मेजर पोर्ट्स एंड 200 नॉन मेजर पोर्ट्स, ये तो ठीक है, और इसीलिए ऑप्शन नहीं हो सकता, नॉन करेक्ट पूछा है, ठीक। 95% ऑफ इंडिया ट्रेड बाई वॉल्यूम एंड 68% बाई वैल्यू और मूव थ्रू मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट, ये भी ठीक है, और इसीलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। इंडिया से कोस्टलाइन ऑफ 7500 किलोमीटर, ये भी ठीक है, और इसीलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। मैरीटाइम एजेंडा 2020 से 2010 से 20 टारगेट ऑफ 300 मिलियन टन पोर्ट कैपेसिटी हैज़ बीन सेट फॉर द ईयर 2020, तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, और ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गिल्ड्स की। देखिए पहले समझिए गिल्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई किंग है और उसने क्या करा? टैक्स को बढ़ा दिया, और आप एक अकेले वहाँ पे काम करते हो और आप किंग के पास जाते हो कि भाई साहब आपने इतना टैक्स क्यों बढ़ा दिया है, थोड़ा टैक्स जो है कम कर लो।
तो किंग क्या आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। यही अगर आप एक एसोसिएशन बना के जाते, बहुत बड़ी एक बहुत सारे लोगों के साथ जाते, एसोसिएशन बना के जाते, तब क्या किंग आपकी बात सुनता? हाँ, तब सुनता। इसी एसोसिएशन जो आप बना के गए, इसी को गिल्ड कहा जाता था। गिल्ड कुछ नहीं, कुछ वर्कर्स की, कुछ क्राफ्ट्समैन की एक यूनियन होती थी, उसी को गिल्ड कहा जाता था। तो गिल्ड के हड़प्पन सिविलाइजेशन से एग्जिस्ट करती हैं? नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको गिल्ड देखने को नहीं मिलेगी। नो प्रूफ ऑफ गिल्ड फॉर्मेशन। फिर आप गिल्ड कहाँ से देखने को मिलती है फिर? तो अब 4th सेंचुरी BC के बाद अगर आप चले जाओ तो कॉइन्स पे भी, इंस्क्रिप्शंस पे भी और लिटरेरी टेक्स्ट जो मिलते हैं, वहाँ से पता चलता है कि गिल्ड्स एग्जिस्ट किया करती थी। गिल्ड्स क्या करती थी? एग्जिस्ट करती थी। वैदिक पीरियड में थोड़ा सा मतलब कुछ हिस्टोरियंस का कहना है यहाँ पे गिल्ड्स एग्जिस्ट करती थी और किसी का कहना है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टेक्स्ट में ऐसा देखने को मिलता है कि गिल्ड्स एग्जिस्ट करती थी। तो जहाँ तक स्टोरीज़ जो बौद्ध टेक्स्ट है उसमें, ललित विस्तारा और महावस्तु जो संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं क्या कि गिल्ड्स एग्जिस्ट करती थी। मिलिंद पलो जो पाली लैंग्वेज में लिखी गई एक टेक्स्ट है, नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें भी गिल्ड्स का वर्णन किया गया है और अंग विजय में भी किया गया है। जहाँ तक स्टोरीज़ में 18 गिल्ड्स को मेंशन करा गया है और सिर्फ 4 का वहाँ पे नाम लिखा गया है। वुड वर्कर्स बद्दकीस कहा जाता था, स्मिथ्स को कम्मारास का बोला जाता था, लेदर वर्कर्स को चमकारास बोला जाता था और पेंटर्स को चित्रकारास बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चित्रकारास। अच्छा, जहाँ तक स्टोरीज़ में एक चीज़ और देखने को मिलती है, लोकलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट। मतलब जो एक गिल्ड के बहुत ज़्यादा प्रोफेशन वाले जो लोग होते थे वो एक ही जगह पे एक ही विलेज में रहते थे और विलेज का नाम भी प्रोफेशन के हिसाब से ही रखा जाता था। तो ये हमें लोकलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट देखने को मिलता है। अच्छा, क्या ऐसा होता था कि सन का प्रोफेशन है वही फादर का प्रोफेशन होता था, यानी सन जो है वो अपने फादर का प्रोफेशन फॉलो करेगा, ऐसा कहीं पे लिखा गया है क्या? तो हाँ, सेठी कुल एक फैमिली थी मर्चेंट कम बैंकर्स की। ये हमें देखने को मिलता है कि उसमें जो बच्चे पैदा होते थे वो भी मर्चेंट कम बैंकर ही बनते थे। तो जहाँ तक स्टोरीज़ में ये लिखा हुआ है कि सन जो है, जो बेटा होता है, वो अपने पापा का प्रोफेशन फॉलो करता था। ठीक है, पापा का प्रोफेशन जो है वो फॉलो करता था। और ललित विस्तारा, महावस्तु, कौन कौन से टेक्स्ट में लिखा है? ललित विस्तारा, महावस्तु, जातक स्टोरीज। मिलिंद पन्हो की भी किताब में इसके बारे में वर्णन है। मिलिंद पन्हो जो किसने लिखी है? नागसेन ने लिखी थी। और अंग विजय में भी इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है, गिल्ड्स का वर्णन। इन सारी किताबों में इसका वर्णन है। अच्छा, गिल्ड्स क्या थे? सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे किसी भी किंग के लिए, क्योंकि गिल्ड्स जब काम करेंगे तो फिर वो टैक्स भरेंगे और टैक्स भरेंगे तो फिर वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगी। तो कई सारे किंग्स क्या करते थे, दूसरे किंगडम से भी गिल्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो टैक्स रिमिजन अनाउंस करते थे कि हम टैक्स को कम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गिल्ड्स क्या थी उनके किंगडम में काम करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले। तो मान लो ये किंग ने बोल दिया कि हमारे पास क्या है, 10% टैक्स आज से लागू होगा हमारे किंगडम में, और जहाँ पे ये गिल्ड काम कर रही थी वहाँ पे अभी चल रहा है 20% टैक्स। तो ये गिल्ड्स क्या करेंगी, ये एक किंगडम से दूसरे किंगडम में मूव कर जाएंगी। जैसे कि एक हमें ऐसा इंस्टेंस देखने को मिलता है, कुलोटुंगा वन एक चोला किंग थे और उन्होंने अपनी जो किंगडम में कस्टम ड्यूटी को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया था और इसीलिए उन्हें बोला जाता था सुंगम तवित्र चोलन। और तभी जो दूसरे राज्य की बीवर गिल्ड्स थी, ठीक है, बीवर गिल्ड्स थी, वो इनके राज्य में आकर के रहने लगी। उस समय जो बीवर गिल्ड्स थी उन्हें क्या कहा जाता था? समय पट्टागारा, समय पट्टागारा, सेनिया पट्टागारा, ये उन्हें बोला जाता था। इसने कस्टम ड्यूटीज को पूरी तरीके से पोर्ट पे से एबलिश कर दिया था इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड। इसका नाम क्या है? कुलोटुंगा वन। इसे बोलते हैं क्या? सुंगम तवित्र चोलन।
लेकिन हालांकि थोड़ा सा टैक्स जो है वो यहाँ पे लगता ही था। इसका नाम था तारिक कदमाई और तारिक इराई, ये इन पे लूम टैक्स लगता था वीवर गुड्स पे। अच्छा, कौन कौन से ऐसे टर्म्स थे जिससे आपको पता चल जाए कि अगर ये कहीं पे भी लगा होता है, जैसे मान लो शर्मा है, शर्मा वाले जो लोग होते हैं ना ज़्यादातर बड़े ही होते हैं, ठीक, तो हम इनसे पहचान लेते हैं कि अच्छा ये बड़ा ही है, या उसके सरनेम से मतलब उसकी जात का पता लग जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से अगर गिल्ड्स के बाद में कुछ ऐसे नाम थे, कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ होते थे जिससे पता चल जाता था कि अच्छा ये गिल्ड हैं। वो टर्म्स कौन कौन से थे? वो एक तो था श्रेणी और श्रेणी, ये बहुत यूज़ किया जाता था गिल्ड्स के लिए, श्रेणी और श्रेणी। एक यूज़ किया जाता था पुगा और व्रता, ठीक है, और एक यूज़ किया जाता था संघ और निगम। ये सारे वर्ड्स यूज़ करे जाते थे और इससे हमें पता चल जाता था कि गिल्ड्स हैं या नहीं। आपको भी अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि मान लीजिए धनिका सैनी, धनिका सैनी ये गिल्ड है या नहीं है, आपको ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप हिसाब लगाओगे यहाँ पे सैनी लिखा है, और अगर यहाँ पे सैनी लगाया है तो ये फिर क्या होगी, एक गिल्ड होगी, ठीक। फिर पहले उसका नाम लिखा जाता था गिल्ड का, किसके हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से। जैसे कॉर्न डीलर्स की गिल्ड को क्या कहते हैं, धनिका। और फिर उसके बाद प्लेस के हिसाब से भी गिल्ड्स का वर्णन हो सकता है, और उसके बाद फिर टर्म लिखा जाएगा कोई भी सैनी। तो जैसे धनिका सैनी, ये कौन सी गिल्ड हो गई, पहली बात तो ये गिल्ड है क्योंकि सैनी लिखा है, और धनिका कॉर्न डीलर्स के लिए यूज़ हुआ है, तो ये कॉर्न डीलर्स की एक गिल्ड होगी, ठीक। इस तरीके से कभी कभी प्लेस के हिसाब से भी उन्हें बांट दिया जाता था गिल्ड्स को, जैसे मणिग्रामम, अय्यावोल, श्रावस्ती, ये ऐसे 3 जगह के नाम हैं, मणिग्रामम, अय्यावोल और श्रावस्ती। अगर कहीं भी ये आपको नाम दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए गिल्ड्स के नाम भी थे, ये गिल्ड्स के नाम भी थे और ये जगह के भी नाम थे। जगह के नाम जो हैं ज़्यादातर गिल्ड्स के ऊपर ही रखे जाते थे, विलेजेस के नाम भी गिल्ड्स के ऊपर रखे जाते थे। श्रावस्ती पुगा एक गिल्ड है, ये क्या करती है, अभी आप आगे देखोगे, मॉन्क्स जो थे, भिक्षुज जो हुआ करते थे वहाँ के बुद्धिस्ट के, तो उन्हें खाना दिया करती थी श्रावस्ती पुगा, और भी गिल्ड्स देती थी। धनिका सैनी के बारे में भी लिख रखा है कि धनिका सैनी भी जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे उन्हें खाना खिलाने में ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती थी। अच्छा, गिल्ड्स की क्या क्या फंक्शंस होते थे उस समय, तो गिल्ड्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी उस टाइम पे, और सबसे पहला इनका फंक्शन था कि क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। मान लीजिए कोई भी गिल्ड है और उसके काम है चेयर बनाने का, और मान लीजिए वो क्वालिटी जो है चेयर की क्या है कि बेड अगर बेकार हो जाती है तो फिर उससे क्या होगा, पूरी गिल्ड के ऊपर एक रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ेगा और कोई भी अब चेयर नहीं खरीदेगा। अगर वो क्वालिटी जो है उसकी अच्छी जाती है तो पूरी गिल्ड की रेपुटेशन बढ़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए गिल्ड जो थी वो क्वालिटी स्टैंडर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी कि किसी भी तरीके से क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सेटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स या स्टैंडर्ड्स, ठीक। एक तो इनका फंक्शन ये हो गया। और क्या करती थी गिल्ड्स, एक फेयर प्राइसिंग भी ये मेंटेन करने चाहती थी कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, मान लो एक जगह तो चेयर जो है वो 100 रुपये की मिल रही है और एक जगह चेयर 700 रुपये की मिल रही है, तो इतना ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, कहीं पे फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए। ये भी गिल्ड्स क्या हैं, मेंटेन करके रखती थी, ये सभी जगह क्या हो, फेयर प्राइसिंग हो। और ये दोनों चीज़ों के बारे में कहाँ से पता चलता है कि गिल्ड्स का ये काम था, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना और फेयर प्राइसिंग को मेंटेन करना। ये मिलता है अर्थशास्त्र की किताब है जो कौटिल्य ने लिखी थी, वहाँ से हमको देखने को मिलता है। और क्या करती थी गिल्ड्स, ये बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड कराती थी, अपने जो गिल्ड मेंबर होते थे उन्हें ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराती थी। मतलब गिल्ड मेंबर अगर चाहें तो अपनी कुछ सेविंग्स गिल्ड में दे सकते हैं, और गिल्ड्स ज़रूरत आने पर किसी को भी लोन लेने की ज़रूरत अगर पड़ रही है तो वो उसे लोन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड कराया करते थे गिल्ड्स, और ये जुडिशियल सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कराया करते थे। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है
किसी के बीच में एक गिल्ड मेंबर दूसरे गिल्ड मेंबर दूसरी कोई गिल्ड है उसके मेंबर से इसका झगड़ा हो जाता है, या फिर कोई कस्टमर से इसका झगड़ा हो जाता है, तो उसे सुलझाने का काम भी कौन करता था? गिल्ड किया करती थी। यानी कि जुडिशियल सर्विस भी ये करा करती थी, बैंकिंग सर्विसेज भी ये देती थी, और उन्हें पनिश करने तक का अधिकार होता था। गिल्ड्स हैड द पावर टू इन्फोर्स पेनल्टीज अगेंस्ट द मेंबर्स हु वायलेटेड द रूल्स ऑफ गिल्ड। जिन्होंने भी रूल्स को वायलेट किया है उसे ये पनिश करने का भी अधिकार रखती थी। ये किसमें लिखा है? बृहस्पति स्मृति। इसमें लिख रखा है कि गिल्ड मीटिंग आउट जस्टिस टू देयर मेंबर्स एंड सजेस्ट दैट दीज डिसीजंस शुड बाई एंड लार्ज बी अप्रूव्ड बाय द किंग। और ज़्यादातर ये जो डिसीजंस होते थे ये किंग्स के द्वारा अप्रूव कर दिए जाते थे। ये किसमें लिख रखा है? बृहस्पति स्मृति में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जुडिशियल सर्विसेज वाली बात किसमें देखने को मिल जाएगी? बृहस्पति स्मृति में। और एक थी यज्ञ बलकयास स्मृति और एक है मनु स्मृति। अच्छा, मनु स्मृति किसके समय में लिखी गई थी अगर आपको बताऊं मैं, तो एक थे पुष्यमित्र शुंग। ये एक बृहदत्त अशोक के मौर्यन एम्पायर के एक राजा थे। बृहदत्त लास्ट राजा थे मौर्यन एम्पायर के, अशोक के बाद ही आए थे, कई मतलब पीढ़ियों बाद। तो उसे मार के ये पुष्यमित्र शुंग क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर को बिलोंग करते थे और ये कट्टर ब्राह्मण थे, और इन्हीं के समय में ये मनुस्मृति जो है वो लिखी गई थी। मनुस्मृति में भी किसका आपका वर्णन देखने को मिलता है? गिल्ड्स का वर्णन देखने को मिलता है, और उसमें लिखा है मनुस्मृति और यज्ञ बलकया स्मृति में देखने को मिलता है कि जो गिल्ड्स हैं उनका जुडिशियल रोल भी होता था और वो बैंकर्स की तरह भी फंक्शन करती थी। तो बैंकिंग सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज इनका जो मेंशन है वो कहाँ देखने को मिलता है? यज्ञ बलकया स्मृति में, और किसमें? मनुस्मृति में देखने को मिलता है। मनुस्मृति में क्या क्या देखने को मिलता है? कि बैंकिंग सर्विस दिया करती थी और ये जुडिशियल सर्विसेज दिया करती थी। इक्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करते थे, फेयर प्राइसिंग को भी ये सेट करते थे। ये बात किस में लिखी है? अर्थशास्त्र में लिखी है। ठीक है, तो आपको किताबें को भी याद रखनी है कि भाई इस किताब के हिसाब से ऐसा है, इस किताब के हिसाब से ऐसा दिया रखा है। ठीक है, हमें खुद कुछ नहीं समझना है। हिस्ट्री जो है वो किताबों के हिसाब से देखी जाती है, लिटरेरी सोर्सेज के हिसाब से, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से पढ़ी जाती है हिस्ट्री। अगर एविडेंस ऐसे मिल रहे हैं कि जो इस बात की पुष्टि करते हैं उसी बात को हमें मानना है, और ये भी हमें याद रखना है कि किस एविडेंस के हिसाब से क्या बात सही है ना। तो यज्ञ बलकया स्मृति और मनुस्मृति के हिसाब से ये बात ठीक है कि गिल्ड्स क्या करती थी? जुडिशियल सर्विसेज और बैंकिंग सर्विसेज दिया करती थी। और जबकि बृहस्पति स्मृति में ये लिखा है कि गिल्ड्स जुडिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा करती थी और पनिशमेंट भी दिया करती थी। उनके ज़्यादातर जो निर्णय थे वो किंग्स के द्वारा अप्रूव कर लिए जाते थे। अब बात करते हैं नेटवर्किंग विद इन गिल्ड्स। ये तो भाई कॉमन सी बात है कि अगर मान लीजिए एक गिल्ड जो है वो रॉ मटेरियल बना रही है, एक गिल्ड हैंडीक्राफ्ट का काम है उसका, और एक गिल्ड मर्चेंट है, तो ये जब आपस में तालमेल मिला के नहीं रखेंगे, है ना, और नेटवर्किंग एक इशू नहीं करेंगे, एक नेटवर्क बना के नहीं रखेंगे, तब तक इनका किसी का भी काम नहीं चलेगा। ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और इसलिए नेटवर्किंग बनाकर ये रखते थे एक दूसरे के साथ। फिर गिल्ड्स जो थी वो एक कॉइन्स भी इशू कर सकती थी, किसी भी तरीके का कॉइन हो वो गिल्ड जो है वो इशू कर सकती थी। कॉइन्स हेल्प गिल्ड मेंबर्स टू ट्रेड गुड एंड सर्विसेज विदाउट अ नीड ऑफ बार्टरिंग। बार्टर सिस्टम को हटा करके करेंसी के हिसाब से अब आराम से इन एफिशिएंट मैनर में और टाइम कंज्यूमिंग जो है बार्टर सिस्टम को छोड़ करके अब वो कॉइन्स का इस्तेमाल करके फटाफट ट्रेड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके का एक जो कॉइन जो कई सारी गिल्ड्स ने मिलके बनाया था, 5 गिल्ड्स ने मिलके बनाया था, उसका नाम था पंच निकम्मे। ठीक है, बहुत सारी मल्टीपल गिल्ड्स कभी कभी आ जाती थी एक कॉमन कॉइन इशू करने के लिए, उसका नाम था पंच निकम्मे। तो पंच निकम्मे किससे बना है? पंच मतलब होता है 5 और निकेम मतलब होता है निगम। निगम का मतलब होता है गिल्ड्स, यानी 5 गिल्ड्स ने इसे क्या करा था? अच्छा, निगम या निकम्मे ये कौन सी गिल्ड्स हैं? ये मर्चेंट गिल्ड वाली है, मर्चेंट गिल्ड को ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये 5 गिल्ड्स ने इकट्ठा इसे इशू करा था। 3rd सेंचुरी BCE से लेके 4th सेंचुरी BCE की बात है।
पंचनिकम में हमने समझ लिया। कुछ कॉपर कॉइन्स होते थे, जैसे कोई कॉपर कॉइन्स से गधी का नाम, जो परफ्यूमर्स की गिल्ड हुआ करती थी, उन्होंने ये कॉपर कॉइन्स इशू करे थे। स्वस्तिका सिंबल वाला जो कॉइन था वो गावियाक ने करा था, यानी जो मिल्क मैन की जो गिल्ड होती है उसने करा था स्वस्तिका सिंबल वाला कॉइन। इसे कॉइन ऑफ राजघाट भी बोला जाता है। ठीक, तो ये कॉइन तो मतलब वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो इसलिए याद रखो कि कॉपर कॉइन किसने याद इशू करा था। कॉपर कॉइन ये गधी का नाम ने करा था, और गधी का नाम एक परफ्यूमर की गिल्ड होती थी। किसकी? परफ्यूमर की गिल्ड। ठीक है, परफ्यूम उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए जो भी उसे बनाते थे उसे क्या कहते थे? गधी के नाम दे देते थे उन्हें। ठीक, तो इसी वजह से जो गधी के नाम गिल्ड है उसने कॉपर कॉइन्स इशू करे थे। और स्वस्तिक सिंबल वाला जो कॉइन था वो किसने? गावियाक गिल्ड ने इशू करा था, जो मिल्क मैन की गिल्ड हुआ करती थी। ठीक, ये बात हमने समझ लिया। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। भाई सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेटिंग फेयर प्राइसिंग तो ठीक है। अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगी तो फिर उनका नुकसान हो सकता है। फेयर प्राइसिंग नहीं करेंगी तो हो सकता है कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तो ये तो अर्थशास्त्र में दिया है, ये तो बात हमें समझ में आती भी है कि हाँ चलो गिल्ड्स हैं और ट्रेडर्स की गिल्ड्स हैं, तो ये तो काम करने चाहिए। बैंकिंग सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज भी हमें कहीं भी समझ में आ गई थी, क्योंकि कई किताबों में लिखा है, जैसे यज्ञ बाल्किया स्मृति, ठीक है, और मनु स्मृति में ये बात लिख रखी है, बृहस्पति स्मृति में भी ये बात लिख रखी है। तो हमने ये बात मान ली कि हाँ चलो बैंकिंग सर्विस भी देती थी और जुडिशियल सर्विसेज भी वो दिया करती थी गिल्ड्स। और दूसरी गिल्ड्स के साथ नेटवर्किंग थी, ये तो कॉमन सी बात होगी कि बिना नेटवर्किंग के तो कोई चल ही नहीं सकता। कॉइन्स इशू करती थी, गधी का नाम ने भी कॉपर कॉइन्स इशू करे, स्वास्तिक सिंबल वाले गायक वाले ने जो गाय वाले थे गिल्ड, उन्होंने इशू करे थे। पंच निकम में कॉइन्स इशू हुए थे, ये भी बात ठीक है, कॉइन्स तो हमें दिख भी जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गिल्ड्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर रही हैं? तो ऐसा बिल्कुल लिखा गया है, बृहस्पति स्मृति में भी देखने को मिलता है और जातक कथाओं में भी देखने को मिलता है कि गिल्ड्स के जो हेड हुआ करते थे, कोई भी गिल्ड हुई, जैसे क्राफ्ट पर्सन की ले लो, क्राफ्ट पर्सन की जो गिल्ड थी उसके जो हेड थे उसे बोला जाता था जेठक या प्रमुख। ठीक, और मर्चेंट की जो गिल्ड थी उसके जो हेड को बोला जाता था सेठी। तो उनके जो चीफ हुआ करते थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ करते थे। ठीक है, ये लिख रखा है बृहस्पति स्मृति में। और जातक में भी 18 गिल्ड हैं, और ये बताया गया है कि उनके जो हेड ऑफ गिल्ड्स हैं उनका किंग्स के साथ क्लोज एसोसिएशन था। तो जातक कथाओं में और जातक स्टोरीज में प्लस बृहस्पति स्मृति में आपको ये भी देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि गिल्ड्स जो थी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपनी योगदान दे रही थी। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका रोल देख लिया कि गिल्ड्स का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रोल था, जो गिल्ड्स के हेड हुआ करते थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ में, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ में वो इन्वॉल्व रहते थे और किंग्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे। ठीक, अब बात करते हैं अदर एक्टिविटीज़ या पायस एक्टिविटीज़ की। देखिए और क्या क्या करा जाता था, जैसे एक विनय पिटक टेक्स्ट है। विनय पिटक आपको याद है किसने लिखा था? ये उपाली ने लिखा था, उपाली। और ये कब लिखा गया था? बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई थी, आई थिंक कौन सी काउंसिल थी ये? फर्स्ट काउंसिल थी, हाँ, इट वाज फर्स्ट काउंसिल, अजातशत्रु के समय में हुई थी। और उस समय उपगुप्ता या सॉरी कटप्पा जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे उपाली और आनंद आए थे और तभी उसी समय ये विनय पिटक लिखा गया है। विनय पिटक में रूल्स होते हैं, मोनेस्टिक कोड्स होते हैं। ठीक, और इसमें विनय पिटक में ये बात करी गई है, एक श्रवस्ती पुगा, पुगा देखिए पुगा आ गया, इसका मतलब क्या है? ये एक गिल्ड हो गई। तो श्रवस्ती पुगा मॉन्क्स एंड नन्स को क्या पहुँचाते थे? खाना पहुँचाया करते थे रेगुलरली। एक इंस्क्रिप्शंस है अजंता केव्स में, वो ये बताती हैं कि धनिका सैनी जो कॉर्न डीलर्स की एक गिल्ड थी,
तो वो मॉन्क्स या नन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करती थी और उनके लिए कॉर्न वगैरह दिया करती थी खाने के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पायस एक्टिविटीज़ में भी ये इन्वॉल्व हुआ करती थी। और एक जो अय्यावोल और मणिग्रामम, ये वाली जो गिल्ड्स थी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, क्योंकि अय्यावोल या अनुबर मर्चेंट गिल्ड थी, ये अय्योल कर्नाटक में इस्टेब्लिश हुई और ये लार्जेस्ट सुप्रा रीजनल एसोसिएशन बन गई मर्चेंट्स की। इनको जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सुमात्रा में भी मिले हैं, सुमात्रा, श्रीलंका, मतलब सोचिए इतनी दूर दूर वाले देशों में भी इनके इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। जो एक कर्नाटक में अय्यावोल एक जगह है, वहाँ पे ये गिल्ड हुआ करती थी, मर्चेंट गिल्ड। मणिग्रामम ये कहाँ थी? ये तमिल कंट्री की मर्चेंट गिल्ड थी और इसके भी कास्ट रिलीजन से कोई मतलब इसका नहीं था। मणिग्रामम गिल्ड का दे सीम्स टू इस्टेब्लिश्ड ए बेस एट तकोपा इन थाईलैंड। थाईलैंड में भी इन्होंने एक बेस बना लिया था, ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला है। तो सोचिए तमिल कंट्री की एक मर्चेंट गिल्ड है, वो थाईलैंड में जाकर के एक बेस बना रही है, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो मणिग्रामम, अय्यावोल ये गिल्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। एक है अंजुवनम, एक गिल्ड है, ये फॉरेन मर्चेंट्स की गिल्ड थी, हु वर इनिशियली इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्टिविटीज़ ऑन केरला कोस्ट एंड लेटर फेंड आउट टू अदर एरियाज़। पहले केरला कोस्ट पे एक्टिविटीज़ करा करती थी, फिर ये अंदर वाले एरियाज़ में भी चली गई थी, अंजुवनम। ठीक। अय्यावोल मणिग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट गिल्ड, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गिल्ड। अच्छा, फिर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। जो किंग से इनके बहुत ज़्यादा जैसे गिल्ड्स पावरफुल हुआ करती थी, इनके जो हेड होते थे गिल्ड्स के, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइटल्स भी दिए जाते थे किंग्स के द्वारा। जैसे कविती जो टाइटल है वो भी गिल्ड्स को मिलता था। ऐसे टाइटल सिर्फ किसी किसी मिलते थे, मिनिस्टर्स को, नॉवल्स को, मर्चेंट्स को, इन सबको ये टाइटल दिए जाते थे। और अभी हमने देखा जैसे अय्यावोल है, अय्यावोल एक गिल्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। मणिग्रामम भी एक गिल्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और एक हमने गिल्ड और देखी अभी जिसका नाम था अय्यावोल। तो ये सारी इतनी पावरफुल हो गई और इन्हें टाइटल्स भी दिए जाते थे ये सारे। तो कहीं किंग से भी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये देखते हैं कि कहीं पे ये बात लिखी हुई हो। अगर हम ये बात समझ लें कि किंग इनके जो मैटर्स थे, अफेयर्स थे, उसमें इंटरफेयर कर सकता था, उन्हें पनिश कर सकता था, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये गिल्ड्स जो थी वो इससे ज़्यादा पावरफुल थी या कम पावरफुल थी। अगर किंग से इंटरफेयर कर सकता था तो किंग ज़्यादा पावरफुल हो गया, और किंग इंटरफेयर नहीं कर सकता था तो फिर ये गिल्ड्स ज़्यादा पावरफुल हो गई। तो ये बात हमें देखने को कहाँ मिलेगी, देखते हैं। ये बात सभी में लिख रखी है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र में और अर्थशास्त्र में। ये सारी बात लिख रखी है कि स्टेट का मार्केट और ट्रेड पे एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए और किंग के पास इंटरफेयर करने का पूरा अधिकार है। जो भी गिल्ड्स के अफेयर्स हैं उसमें ये इंटरफेयर कर सकते हैं इन सर्टेन सिचुएशंस एंड पनिश, और वो पनिश भी कर सकते हैं इन गिल्ड्स को। तो इसका मतलब किंग जो था वो इनसे ज़्यादा पावरफुल था, ऐसा नहीं है कि गिल्ड्स ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? अर्थशास्त्र में भी देखने को मिल जाएगा, धर्मशास्त्र में भी, मनुस्मृति में भी और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, फिर ये स्टेट का स्टेट कंट्रोल होता है मार्केट्स एंड ट्रेड पे, ये अर्थशास्त्र में लिखा गया था। और अर्थशास्त्र में ये भी लिखा गया कि सभी के लिए एक एक अध्यक्ष बनाया गया था, जैसे पन्या अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, पौतब अध्यक्ष, रूपदर्शिका जो कि कॉइन्स का इंस्पेक्टर हुआ करता था, पौतब अध्यक्ष ये स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स को देखने के लिए यहाँ पे पौतब अध्यक्ष होता था। जो वेट एंड मेजर्स हैं वो ठीक तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, सही तरीके से हो रहे हैं, ये कौन देखता था? पौतब अध्यक्ष देखता था। संस्था अध्यक्ष ये मार्केट्स का सुपरिंटेंडेंट हुआ करता था। ठीक है, सारी मार्केट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनका सबसे जो सुपरिंटेंडेंट है वो कौन है? संस्था अध्यक्ष है। पन्या अध्यक्ष किसका हुआ करता था? प्राइस फिक्सेशन करता था, सेल ऑफ गुड्स के समय में वहाँ पे खड़ा रहता था, ये होता था पन्या अध्यक्ष। तो पन्या अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, पौतब अध्यक्ष और रूपदर्शिका यानी कॉइन्स का इंस्पेक्टर, ये सारे स्टेट के द्वारा अपॉइंट करे जाते थे ये ऑफिसर्स। एंड द कॉटिलियन स्टेट्स वाज एन एंटरप्रेन्योर स्टेट्स। यहाँ पे टेक्सटाइल वर्कशॉप होती थी, चैरियट वर्कशॉप होती थी, उसके लिए सूत्र अध्यक्ष रखा गया था और रथ अध्यक्ष रखा गया था।
तो ये हमने सारी गिल्ड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन पढ़ ली, है ना। अब हम संगम एज के बारे में देखेंगे कि संगम एज में गिल्ड्स कैसी हुआ करती थी, और संगम एज के बारे में थोड़ा सी हम इंफॉर्मेशन लेंगे। देखिए, संगम जितना भी लिटरेचर है, संगम टेक्स्ट है, उसमें भी आपको गिल्ड्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, और संगम एज से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो से हो जाएगा। अगर गिल्ड से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो भी वो इसी वीडियो से हो जाएगा, और पोर्ट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो भी वो इसी वीडियो से हो जाएगा। ये तीनों टॉपिक आपके मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं, है ना। इनसे क्वेश्चन हर साल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ऐसा एक भी साल नहीं गया है जिसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सही से देखिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।